कुछ आईपीएस जो उनके साथ के हैं वो ये भी कहते हैं कि पी सुंदरराज एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हैं। पहली बार कब ऐसा हुआ कि आपके हाथ में बंदूक है, आप ऑपरेशन में हैं, आप जंगल में हैं और आपने फायरिंग किया हो? पहला बार कब ऐसा हुआ? लेकिन पहली गोली हम नहीं चलाते, पहली गोली माओवादी चलाते। 2005 का सबसे पहले एनकाउंटर जो वर्तमान की। जी अच्छा, आप अगर जंगल में रहे हैं, कैसा हुआ नागा फोर्स साथ में आप और वो कुछ मार कर खा रहे हैं, आप भी खाए हो ऐसा? जो नागा फोर्स जो कहते हैं सब चीज़ हम नहीं कह सकता है, क्योंकि कई बड़े कैडर के नेता हैं, कुछ सरेंडर करते हैं तो कुछ एनकाउंटर में मारे जाते हैं। सर, फेवरेट बंदूक कौन सी आपकी, कौन सी गन पसंद है आपको? जैसे आमतौर पर जो ऑपरेशन के लिए AK-47 लोग पसंद करते हैं, जो बट सिर्फ AK-47 से आप पूरा ऑपरेशन टीम का कैपेबिलिटी बन जाए ऐसा नहीं है। सभी प्रकार के वेपन का आवश्यकता होते हैं। सुरक्षात्मक कारण से मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं बता सकता है, लेकिन एक व्यक्ति है जो पर्दे के पीछे रह करके पूरा योजना बना रहा है, इस पूरे योजना का मास्टरमाइंड है। उनका नाम है पी सुंदरराज, जो इस वक्त बस्तर के आईजी हैं। अमित शाह 2 साल पहले जगदलपुर आते हैं और यहाँ से एक ऐलान करते हैं कि 31 मार्च 2026 को हम संपूर्ण नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आप भी वहीं स्टेज में मौजूद थे, तो आपको पहले से मालूम था कि अमित शाह जी ऐलान करने वाले हैं या फिर स्टेज में ही आपको मालूम पड़ा और आप भी अचंभित हो गए? करते हैं जी। जब मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ के पत्रकारों से बात की, यहाँ के लोगों से बात की जी, तो उन्होंने कहा कि सुंदरराज सर के पास बहुत सारे किस्से हैं जी, मगर वो बहुत सीरियस रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। जी। अगर आप बात करेंगे तो आपके ऊपर कितना हम उनसे निकलवा सकते हैं? हाई इस विषय को लेकर हमेशा हम सावधानी रखते हैं। हाँ। तो इतने समय, लंबे समय तक बस्तर में रहने के बाद आप अपने आप को कोयम्बतूर का लड़का मानते हैं, तमिलियन मानते हैं या फिर बस्तरिया मानते हैं? दिल बस्तरिया हो गया आपका। जैसा आपको बहुत कम मुस्कुराते हुए देखे हैं, हंसते हुए बहुत कम देखे हैं हम। इतना सीरियस क्यों रहते हैं आप हमेशा? बैठिए सर। जैसा महुआ हो गए, सेल्फी हो गए, लांदा हो गए। मतलब महुआ, सेल्फी, लांदा सब पी चुके हैं आप? तो ये क्या सेल्फी है कि नहीं? लेकिन बार बार मैं इस बात को इसलिए इंसिस्ट कर रहा था, मतलब एक लिमिट तक सब चीज ठीक रहते हैं, उस लिमिट से ज्यादा सर कह रहे हैं सब पीजिए मगर मात्रा का ध्यान रखिए। जी। देखो, किस्सा है कि विजय शर्मा जी से आपकी अच्छी मतलब फ्रेंडशिप है। कोयम्बतूर में आपका घर है, वो गांव भी आए हुए थे जब। सर, मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने बताया कि मैं अगर आईपीएस नहीं होता तो मैं किसान होता। तो आपको बस्तर के किसी कोने में अगर एक खेत दे दिया जाए तो क्या उगाएंगे आप, क्या खाएंगे, क्या मतलब बना वहाँ खेती करेंगे? जी सर, आपको शादी का किस्सा है, शादी होने वाली थी, आपके घर वालों ने फोटो भेजा और लड़की पक्ष के लोग फोटो देकर कह रहे थे कि मानता नहीं ये पुलिस में, ये आईपीएस है। क्या किस्सा था वो, आपको क्यों आईपीएस नहीं मान रहे थे लड़की वाले? तो बड़े बड़े लीडर हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, कुछ का एनकाउंटर हो रहा है। हिडमा को मार कर ऐसा लगता है कि पुलिस ने गलती किया, क्योंकि आज जो उसके ऊपर गाने बन रहे हैं, लोग हैशटैग चला रहे हैं कि अमर हिडमा अमर रहे। तो आपको लगता है कि उसका सरेंडर करवाया जाता या फिर एनकाउंटर करना उचित था? ये विकल्प हिडमा के पास भी थे। जब आप एसपी रहे तब कभी आप गश्त में निकले हो, पहली बार कब हुआ कि आपका आमना सामना नक्सलियों से हुआ, किसी एम्बुश में फंसे हो, कभी ऐसा हुआ? सर, आपके जो साथ के आईपीएस हैं, जो आपके सहपाठी हैं, वो कहते हैं कि आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हैं। तो कितने एनकाउंटर किए अभी तक आप? सर, आपको 2 दशक ज़्यादा पूरा हो चुका है बस्तर में। इतने लंबे अनुभव के बाद क्या लगता है सबसे दुर्दांत, सबसे खूंखार नक्सली कौन था? दो साल पहले छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनती है। सरकार बनते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे में होते हैं और बस्तर के जगदलपुर से एक ऐलान करते हैं कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर से संपूर्ण नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। और उसके बाद लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चला जाते हैं। कई बड़े कैडर के नेता हैं, कुछ सरेंडर करते हैं तो कुछ एनकाउंटर में मारे जाते हैं। तो एक व्यक्ति है जो पर्दे के पीछे रह करके पूरा योजना बना रहा है, इस पूरे योजना का मास्टरमाइंड है। उनका नाम है पी सुंदरराज, जो इस वक्त बस्तर के आईजी हैं। उनके साथ एक और पहचान नथी है कि काफ़ी लंबे समय से बस्तर के आईजी रहे हैं और बस्तर में तकरीबन 2 दशक से ज़्यादा समय बिता चुके हैं और बस्तर के चप्पे चप्पे में बस्तर के आबो हवा को बड़ा बखूबी जानते हैं, बड़ा बखूबी पहचानते हैं। तो कोयम्बतूर का एक बीएससी एग्रीकल्चर का लड़का कैसे आईपीएस बनता है और कैसे जब देश में इतिहास लिखा जा रहा है, जब बस्तर में इतिहास लिखा जा रहा है, तब उनके नाम उस इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहे हैं। तो
आज हम पी सुंदरराज साहब के साथ रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी कहानी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। कुछ आईपीएस जो उनके साथ के हैं वो ये भी कहते हैं कि पी सुंदरराज एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हैं। तो आइए सर आ रहे हैं, चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनकी कहानी आपके सामने लाने के प्रयास करते हैं। तो काफ़ी लंबा समय हो गया आपको बस्तर में रहते हुए। जी, शुरुआत में जैसा वर्ष 2005 में जी एएसपी के रूप में बस्तर में आने का एक अवसर मिला है। उसके पश्चात फिर एसपी नारायणपुर, एसपी बस्तर जिला और डीएजी दंतेवाड़ा और वर्तमान में आईजी के बस्तर के रूप में विगत 20 वर्षों में लगभग 13-14 वर्ष बस्तर में सेवा देने के लिए एक अवसर मिला है। जी जी सर, पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी आपकी? जैसा नॉर्मली आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स का एकेडमिक ट्रेनिंग के बाद एक फील्ड ट्रेनिंग जो प्रोबेशन जिला बोलते हैं, उस समय दुर्ग में मेरा प्रोबेशन जिला रहा। उसके पश्चात जो ट्रेनिंग के बाद जो फर्स्ट पोस्टिंग है बस्तर जिला में एएसपी बस्तर के रूप में हुआ। उस समय बस्तर, कोंडागांव और नारायणपुर तीनों मिलकर एक ही राजस्व जिला हुआ करते थे। कोंडागांव एसडीओपी के रूप में 2005 में इधर फर्स्ट पोस्टिंग रेगुलर जो पोस्टिंग हुआ है। जी सर, आपकी जब पहली पोस्टिंग हुई तो उस वक्त आपके घर के आगे एबीपी खड़ा होता था, ऐसा कहानी था? जैसा नारायणपुर जिला में तब पहले बार एसपी के रूप में सेवा करने के लिए अवसर मिला है। उस समय नारायणपुर जिला में मात्र 4 पुलिस थाना हुआ करते थे और कुछ सीआरपीएफ कंपनी हुआ करते थे। हमारे पास इतना बल संख्या नहीं थे, बल का संख्या कम थे। हम लोग सब मिलाकर 100 जवान थे पूरे जिले में। 100 जवान भी नहीं थे, हम 3 डिजिट भी नहीं पहुंच पाए थे। 90 करीबन संख्या था हमारा। नक्सलियों की संख्या डबल थी। हाँ, नक्सलियों को क्षेत्रफल भी ज़्यादा थे क्योंकि अबुझमाड़ उनके एक पुराना सुरक्षित गढ़ माना जाता है जो नारायणपुर जिला अंतर्गत आते हैं। उस तक हमारा पहुंच भी नहीं थी ज़्यादा और सीमित साधन संसाधन थे उस समय। सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, एक्शन के दृष्टिकोण से जैसा हमारे पास जो भी साधन संसाधन थे, एमपीवी व्हीकल है, एंटी लाइनमैन व्हीकल, इन सबका रेडी हालत में कभी एसपी के पास उपलब्ध रहते, कभी एडिशनल एसपी या डीएसपी या अन्य जितना भी हमारा ऑपरेशन टीम है उनके पास उपलब्ध रहते, ताकि कहीं कोई घटना दुर्घटना तत्काल एक रिएक्शन बोलते हैं जो क्विक रेस्पॉन्स बोलते हैं, उसके लिए यूज़ की जाती है। और या कोई इंटेलिजेंस आ रहा है, इनपुट आ रहा है, उस पर तुरंत कार्रवाई के लिए रेडी हालत में रहते हैं। छोटा परिवार था हम लोग का, जो 90 करीबन थे हमारा संख्या, उसी में जितना 10-12 की संख्या में हमेशा एक तैयारी हालत में रहते ताकि कहीं कोई एक्शन का आवश्यकता होगा तत्काल रेस्पॉन्ड कर सकता है। जी बस्तर के जो सुंदरराज पी थे वो कैसे थे? मतलब वो टॉपर थे, बैक बेंचर थे, बचपन से आईपीएस बनना थे, ख्याल था, क्या था मन में? नहीं, तब बचपन मेरा गृह जिला कोयम्बतूर तमिलनाडु राज्य में जैसा प्रारंभिक शिक्षा मेरा गांव में 5वीं तक हुई है। उसके बाद फिर 6वीं से लेकर 12वीं तक जो नज़दीकी टाउन में आना जाना हुआ करते थे। उस समय हमको इतना एक्सपोजर नहीं थे क्योंकि परिवार में ऐसा कोई पहले से पढ़े लिखे हैं, कोई सरकारी नौकरी में इस टाइप का परिस्थिति नहीं थे क्योंकि मेरा परिवार एक कृषक परिवार है। अभी भी मेरा परिवार से संबंधित सभी लोग खेती किसानी काम से ही लगा हुआ। सिर्फ मात्र हम लोग 2-4 लोग कई बार नौकरी के लिए या कोई अन्य बिजनेस वगैरह के लिए बाहर आए हैं, अन्य तो सभी अभी भी गांव में खेती किसानी कर रहे हैं। उस समय हम लोग का यूपीएससी क्या होते हैं, आईएएस आईपीएस क्या होते हैं, उसका परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करना, ये सब के बारे में कोई ज़्यादा आइडिया नहीं थे। स्कूल में भी एवरेज स्टूडेंट ही रहा, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट तो नहीं रहा। नहीं, पहले अटेम्प्ट में आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया था 2003 में। यूपीएससी एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 2003 बैच अकाउंटेंट आईपीएस में छत्तीसगढ़ का मिला है। लेकिन यूपीएससी में सिर्फ एकेडमिक एक्सेलेंस के आधार पर सिलेक्शन नहीं होते हैं, आप विषय पर, सब्जेक्ट पर आपका कितना मास्टरी, उससे ज़्यादा ओवरऑल आपकी एक पर्सनालिटी है, आपका इंटेंशन क्या है, जो इस समाज को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण क्या है, आप क्या योगदान दे सकते हैं इस समाज के प्रति, इन सब विषय को आकलन की जाती है। उसी हिसाब से उसमें सिलेक्शन वगैरह होते हैं। सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर करें तो हमेशा स्कूल टॉपर या कॉलेज टॉपर ही मतलब आईपीएस आईएएस में आ सकता है। वो एकमात्र एक क्राइटेरिया नहीं होते थे, कई विषयों पर उसका आकलन की जाती है। जो सबका आशीर्वाद रहा, मतलब ईश्वर का दया रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर पाए तो, और आईपीएस कैडर में छत्तीसगढ़ आने का एक अवसर मिला है। जी, जब छत्तीसगढ़ आया और छत्तीसगढ़ में पहली पोस्टिंग बस्तर में रही? हाँ, फर्स्ट रेगुलर पोस्टिंग जो प्रोबेशन के बाद जो फर्स्ट रेगुलर पोस्टिंग बस्तर में रहा। बस्तर में रही जी। मन में डर हुआ कि ऐसे जगह में कोयम्बतूर का लड़का बस्तर आ रहा है, नक्सलवाद का गढ़ है, डर हुआ था मन में आपके? ये बात सही है, उस समय छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत ज़्यादा बाहर का दुनिया में जानकारी नहीं है क्योंकि वर्ष 2000 में तब राज्य गठन हुआ, हमारा 2003 बैच का आवंटन हुआ। उस समय बस्तर के बारे में या छत्तीसगढ़ के बारे में जो भी जानकारी आते हैं, जो मीडिया के माध्यम से हमको समझने आते हैं,
उस समय अधिकतम नक्सल समस्या को लेकर और उससे हितग्रस्त में जो भी कार्रवाई की जाती है उस संबंध में ज़्यादा बाहर की दुनिया में खबर आते हैं। उसको देखकर लगता है मतलब छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ एक ही जो समस्या या एक ही कार्रवाई जो नक्सल विरोधी अभियान करके उस समय एक समस्या के साथ साथ एक अवसर भी देखा हमने। यदि इधर एक चुनौती है, उस चुनौती को सामने करने के लिए उसके समस्या का समाधान करने के लिए एक अवसर भी मिला करके उसी दृष्टिकोण से उसको देखा है। इसलिए डर से ज़्यादा मतलब एक आगे क्या कुछ हमारा चुनौती रहेगा, उस चुनौती को सामने करने के लिए क्या कुछ हमको तैयारी करना, इसी दिमाग में लेकर आए थे। और इधर आने के बाद सीनियर ऑफिसर से हमारा पुलिस मुख्यालय से लेकर सभी स्तर पर और शासन के सभी पदाधिकारी ने सभी ने सही मार्गदर्शन दिया और काम करने के लिए एक अवसर लगातार बस्तर क्षेत्र में मिला। उसी को लेकर एक एक कदम आगे बढ़ते गए और आज काफ़ी अच्छा एक परिस्थिति में हम सब लोग बस्तर को देखने के लिए एक अवसर मिला है। जी, इतने लंबे समय से आप बस्तर में हैं, आज अब देख रहे हैं नक्सलवाद खत्म होने की ओर है, तब खुशी होता है आपको मन में? आपको लगता है हाँ शुरुआत से मैं यहाँ पे था और अंत भी मैं ही कर रहा हूँ, तो खुशी होती है आपको? वैसे देखा जाए तो समस्या तो लगभग 1980s और 1919 से थे। उस समय जो भी परिस्थिति रहा, उस समय के जो हमारा बल सदस्य और अधिकारीगण और जितना भी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं अपना तरीके से उन लोग ने प्रयास किया, काफ़ी कुछ समस्या का समाधान करने के लिए भी कोशिश किया। लेकिन प्रमुख रूप से तब राज्य गठन होने के बाद फिर इसका जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का थोड़ा इंटेंसिटी भी थोड़ा बढ़ा है। और जैसा मोदियों का एक रेड कॉरिडोर हुआ करते थे नेपाल के पशुपति से लेकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक, यदि रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाएगा वर्ष 2005 से लेकर 15 तक के जो 10 साल की जो अवधि है वो नक्सलिज्म का काफ़ी पीक पीरियड रहा। उसी अवधि में सबसे बड़ी बड़ी वारदात हुआ, थाना चौकी लूटना, पुलिस लाइन लूटना, इस प्रकार ना सिर्फ बस्तर इलाका में, जो संपूर्ण भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रहा उन इलाका में ये 10 साल की अवधि में काफ़ी बड़ी घटना दुर्घटना ये सब हुआ करते थे। और उस समय हम लोग इधर बस्तर में एएसपी के रूप में लगभग उसी जर्नी 2005 से शुरू हुआ हमारा। फिर जैसा इधर के बस्तर में तब मैं एएसपी के रूप में थे, बाद में नारायणपुर में थे और अनीजा में थे। लेकिन अन्य इलाका में जैसा दंतेवाड़ा में ताड़मेटला घटना हुआ, फिर बाद में 2013 में जीरम घाटी घटना हुआ, फिर जारा घाटी घटना जो नारायणपुर, इस प्रकार रानी बोदली इंसिडेंट हुआ बीजापुर में। इस 2005 से लेकर जो 10 के जो 15 की अवधि में जो बड़ी बड़ी वारदात हुआ उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन सब प्रकरण में समझने के लिए उधर कभी स्पॉट विजिट करने के लिए अवसर मिला। फिर उसके बाद फिर लगातार उसको रिएक्शन में और उसके काउंटर एक्शन में जो कार्रवाई होना चाहिए उसमें भी भागीदारी होने का एक अवसर मिला। इस प्रकार एक यात्रा रहा 2005 से लेकर 2026 तक, अभी 21 साल की यात्रा में लगभग 14 साल इस यात्रा में बस्तर में रहने के लिए एक अवसर मिला है। और ठीक उस समय का परिस्थिति और अभी की परिस्थिति देखने में काफ़ी संतुष्टि है। जो हमारा सभी जवानों का जो शहादत है, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से लेकर जनता तक भी कई लोग का जान का कुर्बानी दिया और कई लोग का जान माल का नुकसान हुआ, इन सब के तमाम परिस्थिति के बावजूद अभी एक सकारात्मक स्थिति निर्मित हो रहा है, उसको देखकर मन में काफ़ी संतुष्टि है। जी सर, जब आप एएसपी रहे तब कभी आप गश्त में निकले हो, पहली बार कब हुआ कि आपका आमना सामना नक्सलियों से हुआ, किसी एम्बुश में फंसे हो, कभी ऐसा हुआ? जैसा बस्तर जिला में जो एएसपी रहते हुए जी हम लोग उस समय बयानार एक अंदरूनी इलाका हुआ करते थे, उसमें नया कैंप प्रारंभ किया गए थे। उस समय नागा फोर्स भी आवंटन हुआ थे। उसी नागा फोर्स को लेकर लगभग 1.5 महीना हम बयानार में कैंप किया और आसपास इलाके में लगातार गश्त अभियान वगैरह किए थे। फिर उसके बाद फिर बस्तर जिला का जो हीरा गाँव धनारा क्षेत्र में जो फर्स्ट इनकाउंटर यदि बोला जाएगा, जो मोदी द्वारा जैसा बिजली का जो टावर है उसको ध्वस्त की गए थे, जो वर्तमान की कोंडागांव और वर्तमान के नारायणपुर और कांकेर 3 जिला का जो ट्राई जंक्शन इलाका बोल सकता है उसको, उस इलाका में मोदी द्वारा जो बिजली के जो टावर को ध्वस्त की गई थी उसको रिपेयर करने के लिए तब CSAB की टीम को लेकर हम लोग जा रहे थे। उस समय मोदी द्वारा पहले से एक एम्बुश के प्लान करके रखे थे। जैसा हम लोग एडवांस पार्टी में जा रहे थे जो CSB टीम को लेकर, उस समय मोदी द्वारा हमारा पार्टी के ऊपर हमला किए गए थे, उसमें हम लोग रिटेलिएशन कार्रवाई किया। उस समय जो नक्सल का डेड बॉडी वगैरह भी रिकवर किया, वेपन वगैरह भी रिकवर किया। जो फर्स्ट यदि एक्शन के हिसाब से देखा जाएगा वर्ष 2005 के समय ये एक्शन हुआ। उसके बाद फिर नारायणपुर में एएसपी और एसपी रहते समय कुछ ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन बाद में जैसा एसपी, डीआईजी और आईजी की
रूप में जाने के बाद फिर आपका डायरेक्टली ऑपरेशन में जाने का जो अवसर कम हो जाते हैं, आपका भूमिका थोड़ा बदल जाता आप है। रणनीति बनाते हैं उसके बाद। जैसा कुछ स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना या बड़ी बड़ी ऑपरेशन और उसका मॉनिटर करना और उसको कोऑर्डिनेट करना, इस टाइप का जो बाद में जो सीनियर फॉर्मेशन में जाने के बाद उसका आपका भूमिका थोड़ा बदल जाते हैं। लेकिन शुरू में एएसपी और यंग एसपी रहते समय जैसा ये वाला इंसिडेंट मैंने नरेट किया, साथ साथ नारायणपुर में ऐसा 2-4 मौका मिला है जी। सर आपके जो साथ के आईपीएस हैं, जो आपके सहपाठी हैं, वो कहते हैं कि आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हैं, तो कितने एनकाउंटर किए हैं अभी तक आप? जैसा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाला जो शब्द है जी। जो नॉर्मली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी इलाका में, टेररिज्म इलाका में भी इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ एक मीडिया का एक फ्रेम है, मतलब मीडिया द्वारा बनाए गए एक शब्द वाली है। क्योंकि ऐसा देखा जाएगा कोई भी पुलिस फोर्स है या सिविल पुलिस है, उनके लिए एक मैंडेट है क्षेत्र की जनता के जान माल को रक्षा करना है। उसी मैंडेट को एग्जीक्यूट करने के लिए उनका कुछ अधिकार दी जाती है, हथियार दिया जाता है। लेकिन उसका अर्थ नहीं मतलब आप रैंडमली कहीं भी जाकर किसी के ऊपर भी गोली चला सकता है। बस्तर में भी अभी बड़ी बड़ी मुठभेड़ हुई है, उसके पीछे हमारा रणनीति है, मतलब क्षेत्र की जनता का रक्षा करने के लिए हमारा पार्टीज जाते हैं, पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं। शहर में करते हैं उसका अर्बन पेट्रोलिंग बोलते हैं, यदि जंगल में जाते हैं उसका गश्त बोलते हैं या ऑपरेशंस बोलते हैं। तब हम उस प्रकार का अभियान में जाते, कोई माओवादी दल हमारे ऊपर हमला करते, उसके जवाबी कार्रवाई की जाती है। जवाबी कार्रवाई में कई बार हमारा भी नुकसान हुआ और कई बार माओवादियों का भी बड़ी बड़ी नुकसान हाल फिलहाल में देखने मिला कि मुठभेड़ में 27 माओवादी, 32 माओवादी, 40 माओवादी ऐसा मारा जा रहा है। लेकिन पहली गोली हम नहीं चलाते, पहली गोली माओवादी चलाते। उस समय भी हम संयम रखते हुए उनको चेतावनी देते, आपके सामने जो पुलिस फोर्स है आप हथियार डाल दीजिए, समर्पण कर लीजिए, आप बंदूक मत चलाइए करके। लेकिन कई बार मानते, कई बार माओवादी नहीं मानते, तब गोली चलाते। फिर खुद हमारा सेल्फ डिफेंस के लिए, हमारे साथियों की रक्षा के लिए हमको फायर करना पड़ते, उस समय रिकवरीज हो जाते। लेकिन ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाला शब्द मतलब टेक्निकली देखा जाएगा या लीगली देखा जाएगा वैसा उसका बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस है। और क्योंकि व्यक्ति से ज़्यादा मतलब एक हमारा जो पूरा अभियान का उद्देश्य क्या है, हमारा अभियान का जो क्या फोकस क्या है और किस टारगेट को लेकर हम इस प्रकार का कार्रवाई करते, उससे काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होते जी। पहली बार कब ऐसा हुआ कि आपके हाथ में बंदूक है, आप ऑपरेशन में हैं, आप जंगल में हैं और आपने फायरिंग किया हो? पहला बार कब ऐसा हुआ? जैसा मैंने नरेट किया थे 2005 का सबसे पहले एनकाउंटर जो वर्तमान की कोंडागांव, नारायणपुर और कांकर 3 जिला के जो ट्राई जंक्शन इलाका हुआ करते थे, उस समय ऐसे ESP हमारा जो टीम का हमने लीड कर रहे थे, जो बिजली वहाँ का खंभा गिर गए थे उसको रिपेयर करने के लिए जो बिजली टीम जा रहे थे, उसकी रक्षा के लिए हम लोग गए थे। क्योंकि माओवादी द्वारा ऐसा कभी भी कोई घटना करते उसके बाद फिर पुलिस फोर्स उधर आया करके उनकी एंटिसिपेशन में या एम्बुश लगाते, IED लगाते। हम लोग भी अनुमान थे क्योंकि उस इलाके में यदि माओवादी द्वारा ऐसा कोई घटनाक्रम को अंजाम दिया, पीछे कहने की साजिश हो सकता है, इसलिए हमने हमारा टीम छोटा टीम थे उस समय जो क्रैक टीम बोलते थे, अभी जैसा DRG होगी, बस्तर फाइटर होगी, STF होगी, उस समय उन सब का गठन नहीं हुआ थे। जो हमारा जिला का जो नक्सल विरोधी जो टीम हुआ करते थे, मतलब सिर्फ हम लोग छोटा टीम थे, मतलब 18-20 लोग थे, क्रैक टीम बोलते थे। जो कांकर जिला में उसको E30 बोलते थे, एलाइट 30 करके। हमारा जो क्रैक टीम तब गई थे, फिर साथ में जो सपोर्ट में कांकर का E30 टीम भी थे। फिर उस समय फर्स्ट टाइम जो माओवादी द्वारा हमारा टीम को ऊपर एम्बुश किया गया था, फिर हमको काउंटर एक्शन किया है, उसमें माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर हुआ और हथियार भी रिकवर हुआ। 2005 का ये पहले एनकाउंटर हुआ था हम लोग के, जिसमें डायरेक्टली हम लोग इन्वॉल्व थे जी। जंगल में जब गश्त में निकलते हैं पता नहीं होता कब आप वापस आएंगे, तो खाने की व्यवस्था करना होता है, तो कैसे जंगल में रहते हैं और कैसे जंगल को समझते हैं, क्या क्या होता है जंगल में? कभी जंगल में रात बिताए हैं आप? जंगल में देखा जाएगा जैसा समझना, जंगल को समझने के लिए काफ़ी कुछ विषयों को हमको ध्यान में रखना पड़ते। सिर्फ एक लीनियर नहीं होते जंगल हमेशा एक 360 डिग्री का एक आपको ओरिएंटेशन होना चाहिए। जंगल में आपका पक्षी है, जानवर है, पेड़ पौधा है, सभी ने आपको कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। यदि आप उस एनवायरनमेंट के लिए अपने आप को अलर्ट रखेगा, आपका एंटेना हमेशा अलर्ट रहेगा, फिर जंगल में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं रहते। जैसा पूर्व में भी मैंने बताए थे, जो शुरुआती समय में जो ASP, SP, यंग SP रहते समय ज़्यादा ऑपरेशन और जाने के लिए मौका मिलते थे। उस समय एक ऑपरेशन कई बार मतलब 4 दिन 5 दिन तक भी चलना पड़ते, क्योंकि अबूझमाड़ अंदर के तभी तमाम कैंप्स आ गई है। लेकिन उस समय हमारे पास मात्र 4 पुलिस स्टेशन और 2-3 कैंप्स हुआ करते थे। यदि टारगेट एरिया से लेकर आपको लॉन्चिंग बेस तक का दूरी देखा जाएगा, लगभग 50-60 किलोमीटर हो जाते। उधर तक टारगेट एरिया तक जाने के लिए आपको 3 दिन हो जाते। फिर अभियान संचालित करने के वापस आने के लिए
3 दिन और 6 दिन तक भी कई बार फिर ऑपरेशन जाना पड़ते। लेकिन अभी जैसा नंबर ऑफ कैंप्स ज़्यादा होने कारण से अभी उतना लंबा अवधि का ऑपरेशन का आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी जैसा हाल फिलहाल में आप कोरागुटला अभियान का देखा सुना होगा, उसमें हमारा जवान लगातार 21 दिन तक जो भीषण गर्मी के समय जो एकदम छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच का बॉर्डर इलाके में खड़ी पहाड़ में 21 दिन का गश्त किया थे। इस प्रकार जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड संभवतः वो कोरागुटला हिल्स का ऑपरेशन को होगा। लेकिन तब हम लोग के समय में मतलब 5-6 दिन का अभियान आमतौर पर हुआ करते। तो उस समय जो खाना पीने का सामान है जो हम लोग स्वयं अपना जवान सब लोग साथ में लेकर चलते थे। ड्राई राशन लिया जाते हैं, दाल चावल ले जाकर फिर जंगल में खाना जैसा बना देते और जो भी उधर कुछ मिलते हैं उसी को लेकर मतलब अपना व्यवस्था बन जाते हैं जी। सर ड्राई सब्जी बताया, तो ड्राई सब्जी कैसे बना के ले जाते हैं आप लोग जंगल में? जैसे इसमें पूड़ी और आलू के जो ड्राई सब्जी होते हैं वो जैसा एक एक दिन के हिसाब से उसको गिनती होते हैं। जैसा डे 1 में आपको जैसा पहले से खाना आपने पैक कर दिया वो एक दिन के लिए चल जाएगा। अगले दिन के लिए फिर जो सूखा पूड़ी और सूखा जो आलू की सब्जी है डे 2 में आपका चल जाते हैं। और तीसरे दिन के लिए फिर आपको जो दाल चावल लेकर गए थे उसको उबाल कर फिर कर सकते हैं। कभी कभी जो प्री कुक्ड फूड होते हैं उसका भी जैसा ऑलरेडी प्री कुक्ड रहते हैं उसको सिर्फ गर्म पानी में डालना होते वो फिर 5 मिनट में जैसा रेडी टू ईट मैगी टाइप की है उस टाइप का प्री कुक्ड फूड भी आते हैं। और ये सब जंगल में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जहाँ जहाँ मौका मिल रहा था फिर उधर जो छोटा स्टोव और ये सब रहते हैं हमारे जवान साथ में लेकर चलते हैं। फिर उसके खाना वाना बनाकर फिर जैसे सबके लिए एक ड्रिल होते हैं सुरक्षा के ध्यान में रखकर उसी ड्रिल के अनुरूप काम करते हैं जी। और हम लोग कोशिश ये भी करते हैं मतलब अभियान के दौरान आमतौर पर गांव में जाना रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि उसका आपका अभियान का गोपनीयता भी भंग हो जाता है और ग्रामीण को भी अनावश्यक कई प्रकार के समस्या होते हैं। इसलिए अभियान के दौरान मैक्सिमम गांव में जाना हम लोग अवॉइड करते हैं। गांव वाले से संपर्क करने के लिए अलग प्रकार के कार्य होते हैं जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग कार्यक्रम होते हैं। उसके तहत हम गाँव वाला के बीच में जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, सब चर्चा भी करते हैं। लेकिन अभियान के दौरान यथासंभव हम ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत प्रवेश करना अवॉइड करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ आप जंगल में हैं और जो आप सब्जी खाना ले रहे हैं पूरी सब्जी वो ख़राब हो गया है तो भूखे आप लोग ऑपरेशन ऑपरेट करके, कभी ऐसा हुआ है? जी ऐसा कुछ अनुभव रहा है। जैसा शुरुआत में जो नागा फोर्स के साथ जो हम लोग गेस कर रहे थे उनका खान पान का जो तरीका अलग रहते हैं, उनकी फूड हैबिट्स अलग रहते हैं। कई बार उसका लोग काफ़ी एक्साइटमेंट भी रहते हैं नागा फोर्स कैसा खाते क्या कुछ उन लोग का। सर बात भी चलती है वो जंगल में कुछ भी काट के खा लेते हैं ऐसे। जी एक्चुअली उनकी एक जंगल सर्वाइवल टैक्टिक्स होते हैं। जैसा इवन हमारा जो जंगल वॉरफेयर कॉलेज में भी तब हम लोग ट्रेनिंग ले रहे थे कांकर में, उस समय भी सिखाई दिया जाते जंगल में मान लीजिए आपको कोई खाना पीने का सामान नहीं मिल रहा है तो फिर क्या कुछ जंगल में एडिबल चीज़ क्या होते हैं जैसे आपका कुछ फ्रूट्स होगा, कुछ पत्ता हो सकता है, कुछ ये वाला पेड़ के जो पार्ट्स हो सकता है उसका आप सेवन कर सकते हैं। साथ साथ जंगल में जो भी छोटा मोटा जानवर मिल जाएगा जो एडिबल होते हैं उसको भी आप सेवन कर सकता करके उसका एक सिखलाई दी जाती है। वैसे उस टाइप का परिस्थिति कभी नहीं आया है लेकिन नागा फोर्स के साथ रहते समय थोड़ा अलग अनुभव रहते हैं। उन लोग का फूड हैबिट्स अलग रहते हैं, वो कुछ चीज़ हम सेवन नहीं कर सकता, सिर्फ वो लोग। हम तो नॉन वेजिटेरियन भी हैं जी। अच्छा आप कभी जंगल में रहे हैं, कैसा हुआ नागा फोर्स साथ में आप अब वो कुछ मार कर खा रहे हैं आप भी खाए हो ऐसा? नहीं, जो चीज़ खाने लायक है जो नागा फोर्स जो खाते हैं सब चीज़ हम नहीं खा सकता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई और रीजनल के हिसाब से या कोई इसके हिसाब से नहीं, अडाप्टिव के हिसाब से, क्योंकि वो एक परिस्थिति में रहते हैं जो उनकी जो जंगल अलग है, उनकी भौगोलिक परिस्थिति अलग है। उस इलाका में मतलब जो सेवन कर सकता है उसको वो लोग सेवन करते हैं, उसमें कोई बुराई ऐसा कुछ बात नहीं है क्योंकि ये देखा जाए तो पूरा दुनिया में अडाप्टेबिलिटी की बात ही है। मतलब हम प्लेन इलाके में रहते हैं एक प्रकार का फूड हैबिट्स का अडाप्ट हो जाते हैं, पहाड़ी में रहते हैं पहाड़ी वाले एक फूड हैबिट्स हो जाते हैं, जंगल वाला कोस्टल एरिया में अलग होते हैं। इस प्रकार अलग अलग एरिया के फूड हैबिट्स होते हैं, लेकिन नागा का थोड़ा अलग अनुभव रहता है। लेकिन कुछ चीज़ हमको भी सेवन करने के लिए देते, मतलब जो हम सेवन करने लायक चीज़ हम सेवन किया है उसमें क्या था, क्या चीज़ था वो? मतलब जो नॉन वेज में जो बनाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो लोग उन लोगों के तरीके से दूसरा चीज़ भी नॉन वेज में खाते हैं, लेकिन हर चीज़ अपन सेवन नहीं कर सकता है। लेकिन मतलब उनका तब तक नागा फोर्स रहा, उनका काफ़ी एक एंटी नक्सल ऑपरेशन में योगदान भी रहा, जैसा लोग उसके लिए अभी भी याद रखते हैं। जो नक्सल में भी काफ़ी उनके प्रति मतलब थोड़ा एक खौफ थे, मतलब नागा फोर्स का नाम सुनते हैं मतलब नक्सली भी काफ़ी कब जाते हैं, उसी टाइप का भी उनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा जी। सर नागा फोर्स से रहते हुए कुछ बताइए, ऑपरेशन में आप निकले हो, कुछ अलग घटना हुआ, कुछ अनोखा घटना?
जैसा आप बता रहे नक्सली भी डरते हैं नागा फोर्स का नाम सुन करके। जो नागा फोर्स के जो मेन जो उस समय जो एक्शन जो दक्षिण बस्तर इलाके में होते थे 2005, 6, 7 इस अवधि में इधर तैनात रहा। उस समय मैं बस्तर में एएसपी थे और नारायणपुर एसपी थे। हमारे यहाँ सिर्फ कुछ अवधि के लिए, जैसे मैंने पूर्व में बताए थे, एक बायनार कैंप प्रारंभ करने के लिए हमने नागा फोर्स को लेकर गए थे। लगभग 1.5-2 महीने जो उधर ही गाँव में रहकर फिर आसपास इलाका में जो काफ़ी अभियान संचालित किया। उस समय फिर थोड़ा काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट भी रहा। जो नक्सल गतिविधि काफ़ी हद तक उस इलाका में थोड़ा थम गई थे और आगे फैलने से भी रुक गए थे। और उनका चलने का तरीका नागा फोर्स के, क्योंकि वो भी एक जंगल इलाके के से आने वाला फोर्स है। अभी जैसा डीआरजी के बारे में, बस्तर फाइटर के बारे में हम काफ़ी तारीफ सुनते हैं, उसी प्रकार जो नागा फोर्स का अपना एक जंगल अडेप्टेबिलिटी थे, टैक्टिक्स थे उनका। उसी हिसाब से चलने का तरीका, मतलब रोड कभी नहीं पकड़ते थे, जो एकदम जंगल में लाइक यूज्ड ट्रैक को वो लोग फॉलो करते हैं। उस प्रकार काफ़ी कुछ सीखने भी मिला है। जी सर, आप कभी गश्त में निकले हो, नारायणपुर में आप जब एसपी रहे, उस वक्त आप एम्बुश चपेट में फंस गए थे, क्या घटना था, क्या हुआ था? जैसा नारायणपुर उस समय आधा समय मेरे रहते हुए पुलिस जिला हो करते थे, रेवेन्यू जिला बस्तर थे, कलेक्टर साहब जलपुर में बैठते और हम बैठते थे मतलब नारायणपुर में। उस समय जो जन समस्या शिविर के लिए एक कार्यक्रम ओरछा में हुआ करते थे, जैसा उसमें कलेक्टर और सभी सीनियर ऑफिसर्स को शिविर में जाना थे। उस समय हमारे पास इतना बल संख्या भी नहीं थे। नारायणपुर से लेकर ओरछा तक 66 किलोमीटर का रास्ता है। 66 किलोमीटर इलाके को आपको यदि वास्तव में रोड ओपनिंग करना होगा, आपको कम से कम 700-800 का बल संख्या आवश्यकता पड़ते थे। लेकिन उतना समय हमारे पास इतना बल नहीं थे, इसलिए जो भी सीमित हमारे पास फोर्स थे उसी को लेकर हमने रोड ओपनिंग वगैरह करके फिर अभियान जो शिविर में गए थे, शिविर कंप्लीट करके तब वापसी आ रहे थे। उस समय जो हमारा सामने एक और गाड़ी थे, फिर बीच में हमारा गाड़ी थे, जिसमें हम कलेक्टर साहब, सीओ जिला पंचायत और अन्य अधिकारी भी सब लोग थे, और पीछे फिर एक और गाड़ी थी जिसमें बाकी बल थे। जैसा हम लोग वापस आ रहे थे, फर्स्ट जो गाड़ी हमसे सामने है वो गाड़ी एक्सट्रीम राइट लिया है, क्योंकि उनको सड़क में कुछ डिस्टर्बेंस दिखाई दिए थे, कोई नया खोदा हुआ मिट्टी वगैरह दिखाई दिए थे, इसलिए उन्होंने, ड्राइवर ने और जो अधिकारी थे उसमें तत्काल उन्होंने निर्णय लेकर गाड़ी को एक्सट्रीम राइट लिया थे। वो हमके लिए एक संकेत थे जो कुछ गड़बड़ तो नहीं, तो एक आइडिया रहता है मतलब जंगल में जैसा इस इलाके में जाते समय कैसा हमारा फोर्स बिहेव करते हैं, हमारा वाहन किस पैटर्न में चलते हैं, ये सबके एक आइडिया रहते हैं। उसको देखकर फिर हमारा गाड़ी को तत्काल हमने रोका है। फिर पहले वाला गाड़ी और हमारे गाड़ी के बीच में लगभग 3-4 फीट का अंदर रहा। उसी के बीच में एक आईडी ब्लास्ट हुआ। किस्मत सही रहा, मतलब उसमें किसी का कोई नुकसान या चोट नहीं आए थे। फिर तत्काल फिर हमारा बल ने मोर्चा संभाला। फिर उस समय किसी नक्सली को तो अप्रियन तो नहीं कर पाए थे तत्काल, बातों में बेचने के बाद फिर अप्रियन वगैरह किया थे। लेकिन उस समय तत्काल हमारा फोर्स ने थोड़ा बुद्धिमानी से जो काम किया है, खासतौर पर जो सामने वाला व्हीकल थे, यदि उन्होंने उस डिस्टर्बेंस को ऑब्जर्व नहीं किया होगा, फिर हो सकता मतलब कोई ना कोई एक गाड़ी काफिला में चपेट मार जाते थे। इसलिए हमेशा हम बोलते हैं जंगल में जाते समय हमेशा आपका जो एंटेना अलर्ट रहना चाहिए, आंख और कान खुला रहना चाहिए, मतलब क्या कुछ संकेत मिल रहा है जंगल में। जो अलर्टनेस ही मतलब सबसे मूल मंत्र होते हैं इसमें, डिसिप्लिन और अलर्टनेस है। हमेशा हम फोर्स के बीच में ब्रीफ करते समय इस दोनों चीज़ को ही ज़्यादा फोकस दी जाती, ताकि अनुशासन और अलर्टनेस रहेगा, सावधानी रहेगा, मतलब कई बड़ी घटना को आप अवॉइड कर सकता है। जी, मतलब गाड़ी में आप बैठे हुए थे, कलेक्टर साहब बैठे हुए थे, जिला पंचायत सीओ बैठे हुए थे। जी, मतलब नक्सलियों के मंसूबे थे कि वो आपकी गाड़ी ब्लास्ट कर रहे थे? हाँ, उनका आइडिया था, क्योंकि वो शिविर डिक्लेयर्ड शिविर थे। जैसा कुछ कार्यक्रम आप अचानक जा सकता है, लेकिन कुछ कार्यक्रम आपको पहले से घोषणा करके जाना पड़ता है, क्योंकि तभी फिर ग्रामीण उस शिविर में आ सकता है, अपना समस्या को बता सकता है, उसका समाधान हो सकता है। इसलिए वो डिक्लेयर्ड शिविर थे। उसी कहीं ना कहीं मतलब महोदयों का आइडिया थे, मतलब शिविर के लिए जो सीनियर ऑफिसर्स आएगा, फिर उन्होंने मौका के लिए वेट कर रहे थे। जो आमतौर पर इस टाइप का शिविर में जाते समय पूरा रोड ओपनिंग सिक्योरिटी वगैरह करना पड़ते, जैसा परिस्थिति मैंने बताए थे, हमारे पास उतना बल संख्या नहीं थे। यदि बल नहीं कारण से हम जनता से नहीं मिल सकता है, ऐसा परिस्थिति भी नहीं बनेगा, क्योंकि जनता के बीच में हम रहकर सेवा देना है। जो भी रिस्क होगा, जो भी कठिनाई होगा, हमको जाना ऐसा करके निर्णय लेकर ही गए थे। भले ठीक जैसा सुरक्षा अपना जगह में है, लेकिन हम सुरक्षा को देखते हुए मतलब हमेशा अपने मुख्यालय तक सीमित रहे, तो फिर परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा करके वो निर्णय लिया गया था उस समय। लेकिन माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद हमेशा रहा, जो सबका सहयोग रहा। फिर उस इंसिडेंट में किसी को भी कोई बड़ी क्षति नहीं हुआ है, वो किस्मत साथ रहा उस दिन। जी, तो बड़े बड़े लीडर हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, कुछ का एनकाउंटर हो रहा है, हिडमा को मार कर ऐसा लगता है कि पुलिस ने गलती किया, क्योंकि आज जो उसके ऊपर गाने बन रहे हैं,
लोग हैशटैग चला रहे हैं कि अमर हिडमा अमर रहे, तो आपको लगता है कि उसका सरेंडर करवाया जाता या फिर एनकाउंटर करना उचित था? हमारा नक्सल विरोधी अभियान की जो रणनीति में सबसे जो केंद्रीय बिंदु है, कोई भी व्यक्ति हिंसात्मक रास्ते में जाकर अपना बात को रखना नहीं चाहिए। मतलब उनके लिए संविधान में काफ़ी प्रावधान दिया है। यदि कोई व्यक्ति हो या कोई समूह हो, यदि किसी की कोई समस्या है, किसी को अपना बात को रखना है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उनके पास संविधान ने काफ़ी कुछ अधिकार दिया है, काफ़ी कुछ उनको कानूनी प्रावधान दिया गया, उसी दायरे में रखकर अपना बात को रख सकता है। जो माओवादी का इनिशियल जो सिद्धांत है, जल जंगल जमीन का मुद्दे पर मतलब हम क्षेत्र की जनता को साथ देते करके, लेकिन धीरे धीरे वो रास्ता भटक गई है। फिर हिंसात्मक गतिविधि में काफ़ी उनका फोकस हो गई है। जो क्षेत्र का जिसके लिए हिताशी बनकर आए थे, उस जनता को मतलब निर्दोष ग्रामीण को मारने लगी है। किसी को पुलिस मुखबिर का आरोप लगाकर उसका हत्या करना है। जो पुलिस जवान वो भी अधिकतम इस क्षेत्र से ही है, वो भी आदिवासी समुदाय से ही बिलोंग करते, उनको आईडी ब्लास्ट में उड़ा देते। और इस प्रकार जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच में रहकर काम करे तो उनको टारगेट करना, इस प्रकार एकदम पूरा उनका रास्ता, दिशा और दशा बदल गई थे। उसी कारण से फिर शासन ने निर्णय लिया, ठीक हम इस समस्या को तो समाधान करना है। उसमें ऑपरेशनल एक अप्रोच, एक वर्टिकल है, उसके बाद फिर हमारा डेवलपमेंटल वर्टिकल है, तीसरा जो कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग है, और भी जैसा माओवादी कह रहे जो हिंसा त्याग करके मुख्य धारा माना चाहते, उसका भी लगातार हमने अभी पुनः मार्गम कर हमारा एक अभियान है। उसी के तहत सैकड़ों की संख्या में माओवादी अभी हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में आ रहा है। पुनर्वास के लिए सभी प्रकार की सहायता दी जा रही है। पहले जो बंदूक लेकर जंगल में घूम रहे थे, आज कोई टेलरिंग सीख रहा है, कोई हॉस्पिटलिटी सेक्टर में काम कर रहा है, कोई कैफे संचालित कर रहा है, उसमें काम कर रहा है। ऐसा करके मतलब खेती किसानी कर रहा है, एक सकारात्मक और सम्मानजनक जीवन जी रहा है। ये विकल्प हिडमा के पास भी थे। उसी को समझाने के लिए प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, हम सब ने उनके गांव पूर्ति गांव गए थे। हिडमा और बारसेदेवा दोनों उसी गांव से हैं। उनके परिजन से मिला, दोनों के माँ से भी मुलाकात हुई है। उन दोनों का माँ ने भी अपील किया है हिडमा को, बारसेदेवा को बोल रहे थे, दोनों आप लोग वीडियो भी देखा होगा, खासतौर पर हिडमा के माँ ने बोल रहे थे तुम उधर क्या कर रहे हो, बंदूक लेकर क्या घूम रहा है, वापस आ जाओ, हम खेती किसानी करेंगे। मैं तुमको यदि तुम नज़दीक हो तो मैं खुद आकर तुमको ले आते, मुझे पता नहीं तुम कहाँ रहते, तुम आ जाओ, खेती किसानी करते, हम अच्छा जीवन जी गए, सरकार हमारा साथ है करके उस अपील को भी हिडमा ने अनदेखी किया। और यदि बंदूक लेकर इधर से उधर भागते रहेगा, फिर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश भाग जाएगा, फिर उधर मैं कुछ समय के लिए शेल्टर लेकर आऊँगा, फिर बाद में दोबारा परिस्थिति बनाएगा, आकर कुछ घटना को अंजाम देगा। ऐसा करके यदि सोचेगा फिर शासन अपना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ते हैं। भले वो कार्रवाई आंध्र प्रदेश में हुआ, आंध्र प्रदेश पुलिस ने साथ उनका मुठभेड़ हुई, बाद में उनका डेड बॉडी वगैरह रिकवर हुआ, साथ में और भी माओवादी का इसका डेड बॉडी रिकवर हुआ। लेकिन मूल विषय यह है, यदि हिडमा उस अपील को सुनते हुए यदि समय में रहते हुए आ जाते, बेहतर होगा। आज के दिन में वो भी एक सामान्य शांतिपूर्ण जीवन जी सकते थे। जो अभी बारसेदेवा जिन्होंने तेलंगाना में सरेंडर किया, भले हमारे यहाँ नहीं किया लेकिन तेलंगाना में सरेंडर किया, फिर अभी एक सामान्य एक जीवन जीने के लिए उनका सभी रास्ता खुला हुआ। उस प्रकार हिडमा के पास भी ऑप्शन थे, लेकिन उस ऑप्शन को उन्होंने इस्तेमाल करने में कहने के पीछे रह गई है। लेकिन उसके बाद कुछ व्यक्ति या समूह द्वारा उसको हिडमा को आदिवासी को रक्षक है, जल जमीन जंगल की उनका प्रोटेक्टर, इस टाइप का एक नैरेटिव सेट करने के लिए प्रयास की जा रही है। ये सिर्फ एक उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग का या उनका विषय की गंभीरता समझ नहीं आ रहे थे, उसी के परिणाम के रूप में हम उसको देख रहे हैं। क्योंकि जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सदियों से आदिवासी को मालूम है, अभी तक सबने हथियार लेकर तो जंगल को बचाने के लिए नहीं आए थे। अभी बस्तर के जो जंगल है, दंडकारण्य क्षेत्र है, आज या 10 साल या 100 साल पहले नहीं आए थे, वो तो सदियों से है। इतना सदियों से इधर के क्षेत्र के जो जनजातीय समुदाय ने जल जमीन जंगल को बचा कर रखा है। आने वाला समय में भी वो अपने व्यवस्था के अनुरूप, शासन की जो भी नियम कानून संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप जल जमीन जंगल को बचा लेगा। उसके लिए बंदूक लेकर कोई बाहर के ताकत आकर साथ देना, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं रहा, पहले भी नहीं रहा और अभी वर्तमान की परिस्थिति भी नहीं होगा और आने वाला परिस्थिति भी नहीं होगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का हिंसात्मक बल पर जो चलने वाला व्यक्ति के यदि समर्थन में इस प्रकार के यदि विचार प्रकट करे तो काफ़ी संवेदनशील विषय है, काफ़ी गंभीर विषय है। समाज भी इस बात को समझ रहे, इसलिए हम मानते हैं आने वाले समय में इस प्रकार का कोई प्रयास को कोई सफलता नहीं होगा। सब युवा युवती सियान सब लोग जानते हैं मतलब हिडमा का क्या इतिहास रहा है, उनके कारण से कितना निर्दोष आदिवासी ग्रामीण महिला बच्चे का जान चला गई। हमारा
बलसादा से भी कई निर्दोष जो इधर के आदिवासी समुदाय के जो युवा युवती रहते थे, एक नौकरी के हिसाब से अपना क्षेत्र की रक्षा करने के हिसाब से आए थे, उनकी जान चले गई थी, उनकी कितना बच्चे मतलब अनाथ हो गए। बड़े सरकार की व्यवस्था के अनुरूप उनका सभी प्रकार का सुविधा दिया जा रहा है, लेकिन किसी घर परिवार से कोई व्यक्ति चला जाना उस परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति हो जाते हैं। इन सब का कारण करता है हिडमा और उनकी जैसे और भी कैडर्स रहा है। इसलिए उस टाइप का जो कैरेक्टर्स को महिमा मंडली करना है, उनके समर्थन में कोई गाना बनाना है, उसका प्रचार प्रसार करना बिल्कुल अनुचित है और गैरकानूनी भी है, और कई लोग इसका खेत भी प्रकट किया है। और आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा मतलब इस दिशा में जाने वाला लोगों को समझाए देकर उनको भी सही रास्ते में लेने के लिए समाज का भी एक रोल रहेगा और कानून व्यवस्था के हिसाब से हमारा भी इसमें भूमिका रहेगा। जी, अमित शाह 2 साल पहले जगदलपुर आते हैं और यहाँ से एक ऐलान करते हैं कि 31 मार्च 2026 को हम संपूर्ण नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आप भी वहीं स्टेज में मौजूद थे, तो आपको पहले से मालूम था कि अमित शाह जी ऐलान करने वाले हैं, या फिर स्टेज में ही आपको मालूम पड़ा और आप भी अचंभित हो गए? हमका ये पूर्व अनुमान नहीं थे, मतलब उन्होंने इस प्रकार 31 मार्च 2026 का डेट बोले करके, क्योंकि जैसा उस समय जम्मू कश्मीर का जो लगभग एक प्रमुख अभियान थे वो पूर्ण हो चुकी थे, और भी जैसा देश की इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से अन्य विषय पर भी काफ़ी कुछ आगे कार्रवाई हो चुकी है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एकमात्र ऐसा प्रमुख विषय रहा जिस पर अभी पूरा केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार का फोकस जैसा 2023-24 के बाद लगातार फोकस आ रहा है। उस समय हमको ये अनुमान थे मतलब काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा, लेकिन डेट के सहित मतलब 31 मार्च 2026 का डेट बोला जाएगा उसका हम बिल्कुल अंदाजा नहीं थे, क्योंकि वैसा पॉलिटिकल लीडरशिप आमतौर पर हम आगे वाला 3 साल में 4 साल में समस्या का समाधान करेगा, ऐसा ही आश्वासन दी जाती है। लेकिन डेट सहित यदि कोई बोल रहे थे मतलब शायद इतिहास में जो भारत के इतिहास में पहली बार होगा, उस समय क्षेत्र की जनता में भी आशा तो है, लेकिन उनका उम्मीद नहीं थे मतलब ऐसा होगा करके। उनका सबके मन में इच्छा था मतलब समस्या खत्म होना चाहिए, लेकिन इतना डेट सहित मतलब आने वाला 2026 मार्च तक होगा करके किसी के मन में विश्वास नहीं थे। इवन फोर्स में भी काफ़ी लोग इसको एक चुनौती के रूप में देखा है, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन लगातार शासन का मार्गदर्शन रहा, सहयोग रहा, सभी प्रकार का साधन संसाधन उपलब्ध कराया गया, सभी फ्रंट में बेहतरीन रणनीति बनाई गई, कार्रवाई हुआ। आज हम मार्च 2026 में पहुंच गई है। आज लगभग पूर्ण काम 95% हो चुकी है, शेष कुछ काम अभी बचा, वो भी आने वाला 10-15 दिन में पूर्ण होने का पूरा उम्मीद है। ये मार्च 2026 का टारगेट है, एक संकल्प है, वो संकल्प कहीं ना कहीं पूरा होते हुए नजर आ रहा है। सर रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से रहे हैं, तो इसके बाद छुट्टी में जाएंगे फिर आप? ये सब रिलैक्स होगा या छुट्टी होगा वो तो पता नहीं है, लेकिन संतुष्टि है, क्योंकि इससे इस समस्या के कारण से मतलब हजारों की संख्या में हमारा निर्दोष ग्रामीणों को जान चले गए, हमारे सुरक्षा बल की सदस्यों को शहादत हुई है, और भी कई विषय है मतलब बस पीछे रह गए, देश दुनिया से संपर्क से वंचित रह गए, जो मेन स्ट्रीम से कहीं ना कहीं हम थोड़ा दूर हो गए थे। इन सब विषय को लेकर आने वाले समय में पुनः नेशनल मेन स्ट्रीम में और बाहर की दुनिया से संपर्क करने के लिए एक साधन बन जाएगा। इधर का लोग सशक्त होगा, खुद अपना विषय को लेकर निर्णय लेने के लिए शिक्षा उनको मिल सकता है, तो उनके लिए और आर्थिक जो सशक्तिकरण हो सकता है। अंत में मतलब इस क्षेत्र के जो विकास कैसा होगा है, इस क्षेत्र की आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, क्षेत्र की जनता ही तय करेगा, लेकिन उनके लिए एक अवसर मिला। पहले कोई ना कोई बंदूक लेकर उनके सिर पर टांग कर खड़े हो जाते, मतलब आपको ये करना, ये खाना है, ये आपको देव देवता का पूजा करना नहीं करना है, आपको बच्चे मतलब हमारे संगठन में जाएगा, आपके बच्चे पढ़ने नहीं जाएगा, आपका स्कूल का मुड़ा देगा, इस टाइप का परिस्थिति थे। लेकिन आने वाले समय कम से कम ये परिस्थिति नहीं रहेगा। इधर के जो जनता अपना इच्छानुसार अपना जीवन जी सकता है, अपना आने वाला पीढ़ी का भविष्य बना सकता है, इस बात को लेकर काफ़ी संतुष्टि है। चलो, 2 प्रकार के नक्सल हैं, एक जो जंगल में लड़ रहे हैं, जो हथियार थामे हुए हैं, कुछ लोग शहर में रह के उनकी मानसिकता को सपोर्ट करते हैं, उन्हें अर्बन नक्सल कहते हैं। तो कैसे लड़ेंगे आप जो अर्बन नक्सल है, जो शहर में रहकर उनकी मानसिकता को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हिडमा को महान बना रहे हैं, जो दुधार हिडमा है, जो लोग एकदम महान बना रहे हैं, सोशल मीडिया में उससे भगवान का दर्जा दे रहा है, तो ऐसे लोग कैसे निपटेंगे आप लोग? जैसे इसका नाम ही है एक्सट्रीमिज्म है जी, जैसा हम नक्सलवाद को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं। कोई एक आपका सामान्य जो चैनल है उससे हटकर आप एक एक्सट्रीम यदि विचार को यदि आप समर्थन दे रहे हैं, जो एक्सट्रीम विचार क्या है, बंदूक लेकर
हिंसा का साथ देना है, आईडी लगाकर मतलब किसी को जान को खतरा में डालना है। जैसा बस्तर में आप सुना होगा, जो सुरक्षा बल के लिए आईडी लगाए जाते हैं, इसमें कई निर्दोष बच्चे हैं जो जंगल में कोई खेलने कूदने जा रहा है, कोई महिला महुआ बीनने के लिए जा रहे थे। नारायणपुर में ऐसा एक घटना हुआ जहाँ एक आईडी ब्लास्ट में 3 महिला हैं जो एक साथ आईडी ब्लास्ट के चपेट मारने से उनके मृत्यु हो गई है। महुआ बीनने के लिए गई थी जंगल में, और कई बस को उड़ा दिया जाते, उसमें गर्भवती महिला बैठी थी, उनका डेथ हो गए थे। जो इधर येराबोर में जो पूरा बस्ती को जला दिया, उसमें 6 महीने के बच्चे तक जान चले गए थे जो नक्सली द्वारा बस्ती जलाने की घटना में। इस प्रकार एक्सट्रीमिज्म की घटना में आप किसी को जान लेने का कौन आपको अधिकार दिया थे? ठीक है, आप अपना बात रख सकता है ये कानूनी प्रावधान के तहत, संवैधानिक प्रावधान के तहत। उसके लिए यदि आप शासन के ध्यान आकर्षण करना चाहते हो, उसके लिए भी और भी आपके पास प्रावधान है। उस सबको छोड़ के यदि आप हिंसा का साथ लेगा, फिर शासन उसका अपना तरीके से जो भी काउंटर एक्शन कार्रवाई होना चाहिए थे वो करेगा। यदि वो जंगल में बैठा है या शहर में बैठा है, वो विचारधारा को आप फॉलो करते हो वो भी गलत है, या विचारधारा जो हिंसात्मक विचारधारा को आप समर्थन दे रहा है वो भी गलत है। इस टाइप के यदि कोई भी व्यक्ति या समूह होगा, उनके खिलाफ निश्चित रूप से आने वाला समय में जांच पड़ताल करके कार्रवाई भी की जाएगी। और पूर्व में भी हुआ है, जो जंगल में रहने वाला नक्सल कैडर्स को सपोर्ट करने वाला जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, उन सब मॉडल्स को, कई मॉडल्स को हमने ब्रेक किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया। कई लोगों का कोर्ट से सजा भी हुआ है, अभी भी कई लोग जेल में हैं। आने वाला समय में भी इस विषय पर हमेशा हम अलर्ट रहेगा। कोई भी एक्सट्रीम विचारधारा के लिए स्थान नहीं है। जो लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी अपना बात को रख सकता है, उसके लिए सबके खुली आज़ादी है, वो रख सकता है। लेकिन कोई हिंसा के बल पर कोई आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब उसके लिए कोई स्थान नहीं, कोई रास्ता नहीं। उसका पुलिस के साथ साथ सभी एजेंसी से, सभी इंटेलिजेंस एजेंसी से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से सबका नज़र है, और कोई भी इससे बच नहीं सकता है, ये बात स्पष्ट है। सर, फेवरेट बंदूक कौन सी आपकी, कौन सी गन पसंद है आपको? जैसे आमतौर पर जो ऑपरेशन के लिए AK-47 लोग पसंद करते, जो जितना भी जो हमारा ऑपरेशन टीम होते, क्योंकि उसका काफ़ी एडवांटेज है, जो EC2 ऑपरेट, EC2 कैरी टाइप का, और उसका वजन अन्य जितना SLR से लेकर इंसास पहले 303 राइफल हुआ करते थे, उसका मैकेनिज्म थोड़ा कठिन है। मतलब एक बार आपको लोड करिए, फिर करना पड़ेगा, फिर वो थोड़ा, इसलिए अभी तो आउटडेटेड भी हो गए। फोर्स में 303 का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है अभी। LMG है, काफ़ी भारी बंदूक रहते, उसका नाम ही लाइट मशीन गन। फिर अब बाकी एरिया वेपन्स होते थे, लेकिन सबसे EC2 ऑपरेट वाला जो AK-47 होता है, हम लोग भी कभी ऑपरेशन में जाने का अवसर मिलता था, AK-47, और साथ में एक पर्सनल सिक्योरिटी के हिसाब से 9mm पिस्टल वाला भी रखा करते थे। बट सिर्फ AK-47 से आप पूरा ऑपरेशन टीम का कैपेबिलिटी बन जाए ऐसा नहीं है। सभी प्रकार के वेपन का आवश्यकता होते हैं। सुरक्षात्मक कारण से मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं बता सकता है, लेकिन सभी प्रकार के वेपन होते हैं, उसका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आपका टीम सेफली ऑपरेट को एग्जीक्यूट कर सकता है। इसलिए अभी पहले की तुलना में अभी अपना पास सभी प्रकार का फायर पावर अच्छी तरीके से हमारे पास उपलब्ध है। उसी के जवान को काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, काफ़ी उसका सकारात्मक परिणाम भी हमको मैदान में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन बार बार मैं इस बात को दोबारा दोहराते, मतलब हम सिर्फ अभियान में जाकर नक्सली को मार गिराने से हमको ऐसा कोई संतुष्टि या खुशी नहीं मिलते हैं। ठीक, जैसा वो एक ऑपरेशनल आउटकम है, कई बार हमारा भी नुकसान होते हैं, कई बार माओवादियों का भी नुकसान हुआ, फिर उनका डेड बॉडीज रिकवर की जाती है, एक ऑपरेशन का परिणाम के रूप में इसको देख सकते हैं। लेकिन किसी को मारने से जो नक्सली के जो 30 नक्सली की संख्या का बॉडी हमको देख लिया, उससे हमको संतुष्टि मिला, ऐसा कभी नहीं होते। क्योंकि अंत का जो हमारा टारगेट है नक्सलवाद, जो नक्सल से रिलेटेड जो हिंसात्मक गतिविधि को विराम होना चाहिए, उसका समाप्ति होना चाहिए, उसका खात्मा होना चाहिए। उसी दिशा में लगातार शासन के भी ध्यान उसी में थे, कहीं ना कहीं फिर वो संकल्प भी पूरा होकर नजर आ रहा है। सर, आपको 2 दशक ज़्यादा पूरा हो चुका बस्तर में, इतने लंबे अनुभव के बाद क्या लगता है सबसे दुर्दांत, सबसे खूंखार नक्सली कौन था? जैसा इसमें बस्तर संभाग के अंतर्गत देखा जाएगा, जो दंडकारण्य इलाका है, जिसका सामान्य भाषा में DKZC इलाका बोलते हैं, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी इलाका है। इसमें सभी माओवादी कैडर्स का टॉप लीडरशिप, जैसा पुलिस ब्यूरो मेंबर से लेकर उनके जो जनरल सेक्रेटरी है और उनके सेंट्रल कमेटी मेंबर्स हैं, DVCM और अन्य जितना भी कैडर्स है, सबका एक मेन एपी सेंटर दंडकारण्य हुआ करते थे। बाकी अन्य नक्सल प्रभावित राज्य भी है, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब इलाका में भी नक्सल गतिविधि रहा। लेकिन दंडकारण्य उनके लिए एक ब्रेन सेंटर के रूप में, नर्व सेंटर के रूप में हमेशा काम किया। अभी मार्च 2025 में अबुझमाड़ के जंगल में बसवराजू है, CPM माओवादी संगठन का जो प्रमुख थे, उनके सरगना थे,
उसका हमारा DRG टीम ने रानी जो फोर्स ने ऑपरेट करके उनका डेड बॉडी रिकवर किया। पहली बार हिस्ट्री में कोई माओवादी संगठन के जो सरगना है मुठभेड़ में मारे गए थे, पहली बार हुआ है। उनका अपना एक अलग आइडेंटिटी है, मतलब पूरा जो हिंसात्मक दल के सरगना थे उस हिसाब से उनका एक खूंखार माओवादी के रूप में उनका पहचान थे जो बसवराजू थे। फिर बाद में जैसा अभी हाल फिलहाल में तेलंगाना में जो सरेंडर हुआ जो देवजी है वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का इंचार्ज भी थे। और जैसा माडवी हिडमा का नाम कई बार आप लोग सब सुना है। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि माडवी हिडमा को बेफिजूल हीरो बनाया गया, उतना बड़ा नक्सली नहीं था वो। जैसा पूर्व में भी हमने इस बात को लेकर चर्चा किया है। जैसा माडवी हिडमा क्योंकि इधर का जो लोकल एक कैडर थे, जैसा माओवादी द्वारा उसका एक शुरू में फुल सोल्जर एक ह्यूमन शील्ड टाइप के लोकल कैडर्स को इस्तेमाल की जाती थे। और जैसा उनमें से कुछ लोग का मतलब जो लोकल कैडर्स को थोड़ा कनेक्ट करके रखने के लिए और इलाके में थोड़ा आतंक बनाए रखने के लिए उसको एक चेहरा के मुकुट के रूप में भी इस्तेमाल किए गए थे। कहीं ना कहीं माडवी हिडमा का भी नाम माओवादी द्वारा इस प्रकार के लिए इस्तेमाल किए गए। तो बाद में कई बार मीडिया में भी चर्चा में आ गए थे। उनके कारण से फिर ऐसा एक महिमा मंडली कहीं ना कहीं बन गए थे, ठीक। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति से ज़्यादा मतलब जो नक्सलवाद का जो जड़ है, मतलब जो मूल सिद्धांत उनका जन विरोधी, विकास विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, एक हिंसात्मक संगठन है, उसी विषय को लेकर हमने कार्रवाई शुरू किया। फिर वो कार्रवाई कहीं ना कहीं अभी फाइनल स्टेज में पहुंच गई है और शेष कुछ अन्य माओवादी कैडर अभी बचा है। उनके पास भी मात्र एक ही विकल्प है, वो भी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में आ जाए, बेहतर होगा। नहीं तो फिर हमारा अभियान लगातार जारी है क्षेत्र की जनता की रक्षा करने के लिए। उस अभियान का परिणाम कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए जो शेष माओवादी कैडर जो काफ़ी गिने चुने संख्या में अभी बच गई है, उनके पास समय ज़्यादा नहीं बचा है, उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं है। इससे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, समय रहते हुए आ जाए। इसके लिए मीडिया बचा हुआ है मुश्किल से जी। इसके लिए कई लोग मीडिया का माध्यम बनकर भी आए थे, उनको भी हमने स्वागत किया। कई लोग समाज के प्रमुख लोग को भी माध्यम बनकर आए थे, कई अपना परिजन के माध्यम से भी बाहर आए थे, उनको भी हम स्वागत किया, समाज भी स्वीकार किया। उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। एक सकारात्मक परिस्थिति लगातार निर्मित हो तैयार है। इसी आधार पर मैं शेष अन्य जो माओवादी कैडर अभी भी जंगल में है उनसे बार बार अपील करते हैं, वो भी आ जाए, बेहतर होगा। सर, सरकार तो स्वीकार करी है माओवादियों को, मगर जब वो माओवादी आम जन पे पहुंचेंगे, समाज में पहुंचेंगे, किसी घर के बाजू में ज़मीन लेना चाहेंगे, घर बनाना चाहेंगे, तो क्या समाज उन्हें एक्सेप्ट करेगी? समाज भी इसको स्वीकार कर रहा है। जैसा हाल फिलहाल में बड़ी बड़ी जो आत्मसमर्पण हो रहा है, पुनर्वास कार्यक्रम हो रहा है, हमारा पुनर्मार्गम करके एक अभियान है, उसके माध्यम से आप देखा होगा जो काफ़ी बड़ी संख्या में समाज प्रमुख जो मांझी, चालकी और आदिवासी समुदाय के जो वरिष्ठ लोग हैं वो आकर मतलब जो माओवादी कैडर जो बंदूक देकर बंदूक को सौंपते हुए पुनर्वास के लिए सामने आ रहे थे। उसके बाद फिर वो लोग गुलाब दे रहा है, कोई संविधानिक पुस्तक दे रहा है जो समाज के प्रमुख, और उनका समाज में पुनः स्वीकार करते हुए एक रीइंटीग्रेशन का जो कार्यक्रम है काफ़ी अच्छी तरीके से इसका हो रहा है। उनका रिहैबिलिटेशन के लिए सभी प्रकार का कार्रवाई चल रहा है। हमें पूरा विश्वास है मतलब समाज उनको स्वीकार करते हुए उनको भी अपना साथ अपनाते हुए सही दिशा में उनको आगे ले जाएगा। उनका भी एक अधिकार है, मतलब एक सामान्य जीवन, पहले जो हिंसात्मक रास्ते में जाने चले गए थे, कई बार मजबूरी में भी कंपलसरी रिक्रूटमेंट करते थे माओवादी कैडर, कोई 12 साल 13 साल जो बच्चे को भी उठा कर ले जाते, फिर बाद में उनके हाथ में बंदूक दे देते। उस समय उनका समझ में भी नहीं आया होगा हम क्यों माओवादी के साथ चले गए थे, हम बंदूक क्यों उठा लिया। अभी यदि समझ कर वापस आ रहा है, उसका साथ देना समाज के एक दायित्व भी है। निश्चित रूप से बस्तर क्षेत्र में समाज इस दायित्व को अच्छी तरीके से निभा रहा है और आने वाले समय में भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ाने में वो लोग सहयोग करेंगे, ये हमारा विश्वास है। सर, आपके बहुत सारे किस्से भी हैं जो हमने सुने हैं, भाई चलिए वहाँ चलते हैं, बैठ कर बात करते हैं और अन्य जगह को किस्से उस पर बात करते हैं जी। जब मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ के पत्रकारों से बात की, यहाँ के लोगों से बात की जी, तो उन्होंने कहा कि सुंदरराज सर के पास बहुत सारे किस्से हैं जी, मगर वो बहुत सीरियस रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं जी। अगर आप बात करेंगे तो आपके ऊपर कितना हम उनसे निकलवा सकते हैं? हाँ, इस विषय को लेकर हमेशा हम सावधानी रखते हैं। हाँ। क्योंकि जिस जगह में हम है मतलब संवेदनशील इलाका है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ा ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमको एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपने आप को एक आदर्श के रूप में हमारा फोर्स के बीच में भी हम प्रेजेंट करना चाहिए और हमारा जो जनता जिसके लिए हम सेवा दे रहे हैं उनके बीच में भी हमको एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। इसलिए कई विषय सुरक्षात्मक कारण से भी हम खुलासा कर सकते हैं, कुछ विषय को सुरक्षात्मक कारण से हम शेयर नहीं कर सकते। वो सभी
विषय को ध्यान में रखकर ही मतलब कुछ बात बोल सकता है, कुछ बात को बोलना उचित नहीं है, मतलब सुरक्षात्मक कारण से, और बाकी सिर्फ अकेला अपने कारण से नहीं, जो हमारे साथ जो जुड़ा हुआ जो टीम है उनका भी है, उनके परिजन भी है, और भी कई विषय है, उसको लेकर हम हमेशा थोड़ा सावधान रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस का जो सिस्टम है वो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जो जनता के हित में जितना बात हमको बोलना चाहिए उतना बात पूरा हम हमेशा बोलते भी है। जी सर, आपको बहुत कम मुस्कुराते हुए देखे हैं, हंसते हुए बहुत कम देखे हैं हम। इतना सीरियस क्यों रहते हैं आप हमेशा? बैठिए सर। नहीं, जैसा हमारा कार्य है वो ऐसे ही है, जो कार्य करने का क्षेत्र ऐसा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा है, लेकिन ऐसा हमेशा गंभीर होता है ऐसा भी नहीं है। ठीक, जैसा सभी ऑफिसर्स का, सभी बड़े सदस्य का भी एक प्राइवेट लाइफ भी होते हैं, जैसा बाकी अपना दोस्त के साथ, जो फ्रेंड सर्कल के साथ बैठते, फैमिली के साथ बैठते और कोलिग्स के साथ बैठते, मतलब उस समय कुछ लाइट मोमेंट्स भी शेयर होते हैं। जैसा इस मामले में काफ़ी हम भाग्यवान रहा है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, हमारा फैमिली सर्कल है, काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करते आ रहा है। जैसा हम घर परिवार से इतना दूर इधर है, इस क्षेत्र में अपना सेवा दे रहा है, पीछे घर परिवार में कोई भी कुछ आवश्यकता होते, जो फ्रेंड सर्कल होते हैं हमारे परिवार में, मैं तो इकलौता हूँ घर में, लेकिन मेरा अन्य जितना भी चाचा मामा और जैसे भाई बंधु लोग हैं, सब लोग हमेशा फैमिली के लिए थोड़ा अच्छा देख रेख करते, वो एक हमारे लिए ताकत बन जाते। उससे कभी गांव जाने के लिए ज़्यादा मौका नहीं मिलते, तब गांव जाते, फिर सब अपना पुराना दोस्त यारी के साथ बैठते, जो फैमिली के साथ बैठते, फिर कुछ अच्छे पल भी बिताते। उस समय इधर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इधर का चिंता, उसको दूर रखते हुए, जो कुछ समय के लिए, बहुत ज़्यादा समय तो उस समय पे नहीं मिलते, लेकिन जो भी समय मिलते उस समय थोड़ा एक अच्छा मोमेंट्स को जीने के लिए कोशिश करते हैं। जी तो सर, मेरा नाम सत्यम पांडे है, मेरे जो यार दोस्त हैं प्यार से पांडे पांडे बोलते हैं। जी, आपका निकनेम क्या है? दोस्त यार क्या बुलाते हैं आपको प्यार से? जैसा हमारा सुंदर बोलते हैं, जितना भी जो फ्रेंड सर्कल में, जो सुंदर के नाम से लोग पुकारते हैं। जी सर, बस्तर बहुत लंबे समय से यहाँ की जो रीजनल फूड है, चापड़ा चटनी, ये सब खाए हैं आप? जी, इधर बस्तर का जो इधर का खान पान का काफ़ी एक अलग रहता है, मतलब जैसा इधर के नेचर में जितना मिलते हैं उसी से आधारित रहते हैं। जैसा इसमें चावड़ा चटनी भी एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, तो हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में भी आया। कई होम स्टे का भी इलाका में जो चावड़ा चटनी का काफ़ी डिमांड रहते हैं, इधर के लोकल व्यंजन का भी काफ़ी अभी चलन में आ गई है। बाहर के लोग आते हैं, मतलब ढूंढ कर जाते हैं, उस टाइप का जो फूड सेंटर्स में जाते हैं जहाँ पर बस्तर के लोकल व्यंजन मिलते हैं, उसको लेकर काफ़ी अच्छा एक होम स्टे का, इको टूरिज्म का और इधर का लोकल पर्यटन का भी एक अवसर लगातार बढ़ते जा रहा है। जी सर, लांदा भी यहाँ का एक ड्रिंक है, रीजनल ड्रिंक जो होता है, वो पिए हैं आप लांदा? जैसा महुआ हो गए, सल्फी हो गए, लांदा हो गए, मतलब महुआ, सल्फी, लांदा सब पी चुके हैं आप? जैसा पेज भी बोलते हैं इधर, जैसा जो माड़िया पेज है, एक्चुअली इसके बारे में कई जगह में थोड़ा एक गलत धारणा भी है। जैसा महुआ सिर्फ एक दारू के रूप में यूज़ होते हैं, सल्फी भी एक दारू का श्रेणी में आते हैं, ऐसा करके ऐसा नहीं। मतलब इधर जैसा सल्फी पेड़ है, मतलब एक इम्पोर्टेंट एक संपत्ति है, हर आदिवासी परिवार में देखे जाएगा, मतलब एक उसका काफ़ी ध्यान से उसका देख रेख किया जाते हैं। उससे जो प्रोडक्ट निकलते हैं, जो सल्फी रस निकलते हैं, उसका पूरा मिलकर सब लोग सेवन करते हैं, जो टेस्ट में भी अच्छा रहता ही है। महुआ वो भी लांदा टेस्ट में मैं टेस्ट नहीं किया आज तक। जैसा सल्फी मतलब जैसा ताड़ी होते हैं, जैसा हमारे यहाँ भी जो कोयम्बतूर में जो नारियल के पेड़ से जो निकलते हैं उसको ताड़ी बोलते हैं। जी, जो नारियल के पेड़ का जो पहले से उसका प्रोसेस करके निकलते हैं, उसका कल्लू बोलते हैं, मतलब लोकल भाषा में, या तेलुगु बोलते हैं हमारे यहाँ भाषा में। लगभग ये सल्फी पेड़ से निकलते हैं। इसका भी जो फर्मेंटेशन होने के पहले जो सेवन करेंगे थोड़ा मीठा ही रहते हैं। जब महुआ भी मतलब जैसे एक कम मात्रा में दारू भी दवा के रूप में काम करते, लेकिन उसी को एक लेवल से ज़्यादा, एक क्वांटिटी से ज़्यादा सेवन कर देते, फिर नशा के रूप में हो जाते हैं। इसलिए हर चीज़ में एक लिमिट होते हैं। इवन जैसा दूध दही भी आप एक लिमिट से ज़्यादा करेंगे तो फिर वो भी आपके लिए नुकसान करेगा। जो भी अन्य पदार्थ है ऐसा एक सीमा से ज़्यादा सेवन करेंगे नुकसान पहुँच जाते हैं। लेकिन बस्तर के बारे में जो इधर का जो लाइक लोकल फूड हैबिट्स या ड्रिंक हैबिट्स के बारे में एक साइंटिफिक रिसर्च भी है, रीज़न भी है। जैसे महुआ लड्डू अभी गर्भवती महिला को दिया जाते हैं ताकि उससे जो आयरन कंटेंट है उससे आप अनिमिक नहीं होते हैं। ऐसा प्रकार सभी जो प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ एक साइंटिफिक रीजनिंग भी है। कुकीज भी बन रहे हैं यहाँ पे आप? जी, बच्चे लोग महुआ कुकीज भी दे सकता है, लेकिन ये हर चीज़ का एक सीमा होते हैं। उधर तक रहकर यदि सेवन करेंगे, टेस्ट करेंगे, मतलब आनंद आएगा। उसके ऊपर जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ जाएगा। तो लांदा पिए, लांदा का टेस्ट कैसा होता है?
वो भी थोड़ा फर्मेंटेड जो खट्टा मीठा टाइप के रहते हैं। जैसे महुआ ज़्यादा जो फर्मेंटेड मतलब जो पंजेंट होते हैं। लेकिन सल्फी जैसा आमतौर पर जैसा दक्षिण भारत में भी जैसा पाम ट्री होते या नारियल के पेड़ होते उससे निकलते मतलब लोग उसका बच्चे बुजुर्ग सब लोग उसका सेवन करते, उसमें किसी प्रकार का कोई टाबू नहीं थे। मतलब ये इस सल्फी पिएगा या कोई ये वाला जो ताड़ी पिएगा वो समाज से मतलब उसको दूर रखा जाए, ऐसा नहीं थे। ऐसा नहीं, वो तो एक हर्बल प्रोडक्ट रूप में। लेकिन बार बार मैं इस बात को इसलिए इंसिस्ट कर रहा था, मतलब एक लिमिट तक सब चीज ठीक रहते हैं, उससे लिमिट से ज्यादा सर कह रहे हैं सब पीजिए मगर मात्रा का ध्यान रखिए। जी, मतलब जो नेचुरल दे रहा है, नेचुरल दे रहा है तो मतलब सोच समझ कर दे रहा होगा उस इलाके का भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से। जैसा आप ताड़ी के जो पेड़ है सब जगह तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, जैसा सिर्फ उन इलाका में देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर थोड़ा गर्म क्लाइमेट होते हैं। आंध्र प्रदेश है हमारे भी जैसा कोंटा सुकमा इलाका में ताड़ी के पेड़ देखने मिलते हैं। वो उससे जो प्रोडक्ट निकलते हैं उसके लिए आपको शरीर को ठंडा रखते हैं। उसी हिसाब से नेचर ने अलग अलग जगह में एक एक जो प्लांट स्पीसीज को बनाया गया, उसी हिसाब से मतलब उधर का जो प्रोडक्ट है आपका एक फूड हैबिट नेचुरल हैबिट में आ ही जाते हैं। जी, चापड़ा का भी, चापड़ा खाने से मलेरिया नहीं होता है, इसके बारे में कहते हैं लोग। जी, क्योंकि चावड़ा चटनी जो चींटी के जो इससे इमली और चींटी का मिक्स करके बनाते हैं, उसका आप सेवन करेंगे वो आपका स्वेटिंग ज़्यादा होते हैं। उसी कारण से क्या होते हैं मतलब जो आपके बॉडी में जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाते हैं। इसलिए मलेरिया के एक एंटीडोट के रूप में अंदर भी अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र में वनांचल क्षेत्र में उसका चावड़ा चटनी को एक मेडिसिन के रूप में भी देखा जाते हैं। जी, जो लोग बाहर से बस्तर आ रहे हैं और जो बिरयानी के शौकीन है, तो बस्तर में बिरयानी मिलता है सर, आप जानते हैं क्या है वो? जी, बस्तर का बिरयानी भी फेमस है। क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको? जी, उसका नाम तो अभी मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। चाउर भाजा। जी, चाउर भाजा है, वो भी फेमस है। मतलब सभी प्रकार के पदार्थ हैं काफ़ी फेमस है। मतलब जैसा अभी काफ़ी डिमांड में भी है, जैसे लोग आकर सेवन करना चाहिए, उसका आनंद उठाना चाहिए। जी, चाउर भाजा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो अब जो बस्तर आए वो चाउर भाजा खाने कहाँ जाएं, कहाँ मिलेगा अच्छा चाउर भाजा? जैसे शहर में भी काफ़ी जो सेंटर से फूड सेंटर से हमारा पंडुम कैफ़े है जो बस्तर संभाग मुख्यालय में अभी जो पंडुम कैफ़े संचालित है। इधर अमर वाटिका में भी हमारा एक फूड कैंटीन है। सब जगह जैसा दलपत सागर में भी एक फूड कैंटीन है, उन सब जगह में इस टाइप के लोकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पंडुम कैफ़े के बारे में लोग का क्यूरियोसिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा एक यूनिक एक्सपीरियंस है जिसमें सरेंडर मोदी कैडर है, नक्सल पीड़ित है और स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन में जब पुलिस की प्रयास और स्थानीय प्रशासन की मदद से जो पंडुम कैफ़े संचालित की जा रही है, उसका सभी प्रकार के लोग जैसे उसमें सेवा दे रहे हैं और उनका एक सम्मानजनक जीवन जीने का एक मौका भी मिल रहा है। काफ़ी लोग लोकल जो स्थानीय लोग उसका समर्थन भी दे रहे हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ जी, रिस्पॉन्स भी इंटीरियर बहुत अच्छा बनाया गया है। जी जी, ये तो कैफे पंडुम का आइडिया किसका था, मतलब किसके मन में आया कि ऐसा करना चाहिए? जैसा हमारा विचार ये थे, मतलब जैसा सरेंडर मोदी कैडर है उनके बारे में काफ़ी लोग जानने की इच्छा होते हैं, मतलब उन लोग के जीवन पहले कैसा रहा और अभी वर्तमान में कैसा जा रहा है। सबका घर में जाकर उनसे मिलना संभव नहीं, तो जो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं या कोई राइटर्स आते हैं या रिपोर्टर्स आते हैं, सबको उनके घर तक जाकर उनसे बात करना संभव नहीं हो पाते। इसलिए हमने विचार किया मतलब ऐसा एक सेंटर होना चाहिए जहाँ पर लोग अपना काम धाम भी कर सकता है और उनके बारे में जो बाहर के लोग जाना चाहते हैं वो आकर उनके साथ बैठकर विचार विमर्श भी कर सकता है। जो नक्सल पीड़ित भी है, सरेंडर कैडर्स भी है, वो स्पेशली एबल्ड लोग भी है। उसी कॉन्सेप्ट में पंडुम कैफ़े का जो हमने 6 महीने पहले प्रारंभ किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी उसके शुभारंभ के अवसर पर आए थे और अभी लगातार काफ़ी एक अच्छा स्वरूप में लेते जा रहा है। आने वाले समय में मतलब एक बस्तर के लिए एक अच्छा आइडेंटिटी के रूप में उभर कर सामने आएगा, यह हमारा विश्वास है। सर, आपको शादी का किस्सा है, शादी होने वाली थी, आपके घर वालों ने फोटो भेजा और लड़की पक्ष के लोग फोटो देकर कह रहे थे कि मानता नहीं ये पुलिस में, ये आईपीएस है। क्या किस्सा था वो, आपको क्यों आईपीएस नहीं मान रहे थे लड़की वाले? अच्छा, वर्ष 2006 में तब मैं एसपी नारायणपुर थे उसी समय। थैंक यू सर। ये क्या सेल्फी है कि नींबू पानी है? ये तो नींबू पानी है जी। जैसे उस समय 26 साल की उम्र थे, जैसे घर परिवार में निर्णय लिया गया शादी कराने का। हमने भी पूरा बात को परिवार के ऊपर छोड़ दिए थे। जो उस समय पिताजी भी जीवित थे, फिर माताजी सब परिवार के सबको बता दिए, ठीक आप अपना पसंद से जाकर संबंध ढूंढ लीजिए करके। वो लोग पूरा आसपास सभी जिला में बातचीत किया, फिर फाइनली तय करके रखे थे। फिर शादी का
जो रस्म होते हैं, मतलब लड़का लड़की देखने के रस्म है, उस समय 2-3 दिन छुट्टी मिला है। गए थे, फिर हम सीधे वर्तमान के ससुराल जो पक्ष में उधर चले गए थे। वो सत्यमंगलम इलाका है जो तमिलनाडु में, जो तमिलनाडु और क्या सत्यमंगलम? सत्यमंगलम जो तमिलनाडु कर्नाटक का बॉर्डर इलाका पड़ता है। ससुराल है वो? जी, ससुराल है जी। वो वीरप्पन का नाम सुना होगा। वीरप्पन का जो क्षेत्र थे, ससुराल जो है वीरप्पन का क्षेत्र है जी। वो जब वीरप्पन उस समय तब एक्टिव थे, उस समय आसपास कर्नाटका तमिलनाडु जो बॉर्डर एरिया में उनका सक्रियता रहा। उस इलाका में देखिए, मेरा फैमिली वाला भी ने इधर के जंगल से ढूंढ कर उधर तक वीरप्पन के जंगल में जाकर लड़की ढूंढ लिया। फिर हमें भी पसंद आए तो फोटो वोटो देखे थे। फिर हम आमने सामने जो बातचीत करने के लिए भी चले गए थे। उस समय लड़की पक्ष वाला ने सबने थोड़ा देखा, कम उम्र थे उस समय, मूछ भी नहीं थे, उनका चश्मा भी अभी भी पहना है, उस समय भी चश्मा पहने रहते थे। उनको लगा मतलब ये चश्मा पहन कर कोई पुलिस में कैसा नौकरी कर रहा होगा, ये बिना मूछ तमिलनाडु में जैसा बड़े बड़े मूछ रखते हैं, पुलिस मतलब मूछ से एक आइडेंटिटी बन जाते थे। जो पुलिस वाला होगा तो मतलब बड़े बड़े मूछ रखना करके, तो इसलिए आप मूछ तो नहीं रखे हैं? तो ये मूछ का भी काफ़ी कहानी कभी कम ज़्यादा होते रहते जैसा उस समय जो मूछ नहीं थे, बिल्कुल एकदम क्लीन शेव थे। फिर सब उनकी ससुराल पक्ष वाले जो बड़े बुजुर्ग लोग सब बैठे थे, तब बातचीत कर रहे थे। उनको विश्वास नहीं हो रहा थे बाद समय लड़का पुलिस में होगा नहीं होगा करके। उस समय काफ़ी ऐसा भी न्यूज़ आइटम आते थे जो IAS IPS के नाम पर धोखाधड़ी करके शादी कर लेते, फिर बाद में जो लड़कियों को प्रताड़ना होते फिर उससे धोखाधड़ी हो जाते करके। इन सब बात को लेकर भी वो लोग चिंतित थे, इसलिए वो निर्णय किया, मतलब हमें कमेटी बनाकर भेजे करके 3-4 लोग आए थे। मतलब आज कमेटी बन के जांच करने आए हुए थे आकर, मतलब उनके परिवार के लोग ही थे। फिर आए थे, मतलब सही में देखने के लिए वह समय इधर नौकरी कर रहा है नहीं कर रहा करके। वो ऐसा भी ढूंढ फिर कर नारायणपुर पहुंच गए थे। हम तो वापस लड़की देकर आ गए थे। फिर वो ढूंढते फिरते मतलब नारायणपुर भी आ गए थे। फिर 2-4 दिन उधर रहा, सबसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन भाषा तो उनको समझ में नहीं आया होगा। लेकिन जो भी देखा महसूस किया, फिर उसके बाद जाकर वो रिपोर्ट दिया, हाँ लड़का वास्तव में पुलिस की नौकरी करा। फिर बाद में शादी के बाद फाइनल हुआ। फिर शादी कर वो वीरप्पन के जंगल से फिर उन्होंने जो माओवादियों के गढ़ में अबुझमाड़ इलाके में आ गए थे जी। सर, आपको मालूम पड़ा कि कुछ लोग आए हुए हैं लड़की पक्ष से मेरा जांच करने के लिए, तो आपके मन में क्या ख्याल आया? आपको लगा कि मैं नक्सलियों को जांच कर रहा हूँ, यहाँ मेरा जांच चल रहा है? उनको भी हमने होस्ट किया, उनका भी मेजबानी किया, फिर उनको भी इधर का इलाका के बारे में सब दिखाए थे। मतलब जाकर सही रिपोर्ट दे दिया, लेकिन रिपोर्ट में ये भी बोल दिया नारायणपुर बस वो लोग देख पाए थे, ये छोटा से इलाका है, इधर बहुत ज़्यादा हमारा इलाका का जो खान पान का सामान नहीं मिलते करके। तब शादी होकर हम आ रहे थे ट्रेन में, लगभग हमारा खेत से भी नारियल है, केला से लेकर छोटा प्याज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो रसोई में, छोटा प्याज इधर ज़्यादा मिलता नहीं, बड़ा प्याज मिल जाते। वो छोटा प्याज का मिर्ची, लाल मिर्ची है, वो सब चीज़ उधर हम लोग के साथ, मतलब लगभग 30-40 जो कार्टून पैकेट है बोरी में, पूरा रेलवे जो बोगी मतलब उससे भर गए थे। हम बोरा भी है, मतलब आप जब ट्रेन से आ रहे थे भाभी को लेकर के, तब मतलब आलू प्याज ये पूरा बोरा में लोड हो गया? आलू तो नहीं लेकर, हमारा भी आलू को बहुत ज्यादा चलन नहीं रहते हैं, लेकिन जैसा इधर जो सामान नहीं मिलते हैं उसी टाइप का वो लोग सोच कर नारियल से लेकर हमारा दामाद की पूरी खातिरदारी की गई थी। जो हमारा खेत में भी जो होते हैं वो सब सामान को मम्मी ने, जो हमारे परिवार में भी उनके परिवार में सब दोनों कृषक परिवार ही है, जो भी अपना खेत में जो सामान है सबको पैक करके फिर साथ में भी भेज दिए थे। वो भी एक किस तरह मतलब कम से कम 6-7 महीने के लिए हमारा राशन पानी चल गए थे उसी से जी। जब आप आए, आपको कोई लेने आया होगा, वो देखे होंगे कि साहब जो हैं ये सारा चीज़ लेकर आए हैं, तो क्या कुछ हुआ ऐसा किस्सा? वो सब वो लोग तो सिर्फ उम्मीद किया, मतलब सिर्फ साहब ने शादी करके आए थे, मैडम को ले गए, तो फिर परिवार में भी 2-3 लोग साथ में आए थे, सिर्फ इतने लोग आए करके, लेकिन उससे ज़्यादा सामान थे पूरा। फिर काफ़ी उपयोग भी आए थे, फिर सभी को बांटा भी है जी। जी, मतलब छोटा प्याज आप सबको खिला दिया यहाँ पर? हाँ, इधर आजकल जबलपुर में मिलने लग जाते हैं, जैसे इधर केरला स्टोर है सब जगह में, जो कुछ दक्षिण भारतीय इलाका का जो खान पान सामान जो बाकी जहाँ नहीं मिलते, लेकिन जयपुर में आजकल मिलने लग जाते जी। आपने बात के बीच में कहा कि मेरे मूछ का बहुत अच्छा किस्सा है, बड़ा छोटा, क्या किस्सा है मूछ का? जैसा कॉलेज में रहते समय भी उस समय मूछ वाला नहीं रहते थे, तब कॉलेज में कॉलेज के बाद फिर जैसा ट्रेनिंग वगैरह हो गए थे, तब शादी विधि हो गए थे। उस समय सोचा मतलब मूछ नहीं रहने के कारण से परिवार में थोड़ा जो गांव में पुलिस ऐसा नहीं मान रहा करके, फिर बाद में फिर
मूछ रखना शुरू किया तब 2007-8 के बाद मूछ रखना शुरू किया। फिर जैसा अभी कभी बड़ा रखते कभी छोटा कर देते, ये भी एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के रूप में है। हाँ। तब जैसा कॉन्फिडेंट रहते मतलब कब बढ़िया रहते, फिर जरा मूछ बड़ा छोटा हो जाते। हाँ। जी मतलब अगर किसी को पहचानना हो कि आजी साहब कब खुश हैं, जी। तो अगर मूछ बड़ा तो खुश है, मूछ छोटा है तो मैं खुश नहीं है अभी। नहीं नहीं, सब अकेले वही कारण नहीं रहते। हाँ। लेकिन जैसा भी लगातार पिछले कम से कम 10-12 साल से भी कभी सही थोड़ा छोटा कम हो जाते, लेकिन मूछ तो बिना मूछ नहीं रहता, अभी मूछ के साथ ही रहते। जी तो मूछ रखने में मजा आता है, अच्छा लगता है। क्यों मूछ रहता है तो? ये सब एक जैसा हमारे क्षेत्र में भी ऐसा मान्यता है, जैसा मैं उसका हिसाब भी सुना होते, यदि नहीं रहने से फिर लोग पुलिस में है कि नहीं वो भी डाउट करने लग जाते। इसलिए उस समय तमिलनाडु में अभी भी पुलिस मतलब मूछ के साथ एक आइडेंटिटी बनी जाते हैं। जी सर, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने बताया कि मैं अगर आईपीएस नहीं होता तो मैं किसान होता। तो आपको बस्तर के किसी कोने में अगर एक खेत दे दिया जाए तो क्या उगाएंगे आप, क्या खाएंगे, क्या मतलब बना वहाँ खेती करेंगे? जैसा मेरा मूलतः परिवार भी एक कृषक परिवार ही है। मेरा पढ़ाई भी बीएससी एग्रीकल्चर साइंस में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हुआ है। पढ़ाई भी उसी से संबंधित हुआ है। और अभी भी परिवार के कई लोग खेती किसानी करते हैं, और बीच में छुट्टी में जाते समय खुद का खेत है हम लोग का, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं हो पाते, लेकिन जो भी छोटा मोटा समय मिलते थोड़ा देखने के लिए एक अवसर मिलते हैं। और रिटायरमेंट के बाद तो फिर इच्छा है मतलब वापस अपना गांव जाना है, जहाँ पर हमारा पूर्वजों ने जैसा दादा परदादा से लेकर पिताजी सभी ने जो इतना सदियों से जो खेती को संभाल कर रखा है, उसी खेती को आगे अगले जनरेशन तक हमको ले जाना है, उनको सौंपना है। अभी हमारा यहाँ कोकोनट जो नारियल पेड़ है और केला का जो कल्टीवेशन होते हैं, जैसा कॉटन होते जो रुई का जो कॉटन होते, कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं आप पूरा, मिर्ची का, टमाटर का। अभी जैसा पानी के हिसाब से कभी ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप नहीं हो पाता, अभी नारियल ज़्यादा तरफ नारियल पेड़ का हमारे इलाका में भी चल रहा है। जी सर, आप काफ़ी लंबे समय बस्तर में है, तो यहाँ पे हल्बी गोंडी ये बात कर लेते हैं आप हल्बी गोंडी में? जैसा भाषा काफ़ी एक इम्पोर्टेंट मीडियम है, जैसा इधर का जो स्थानीय आदिवासी गोंडी हल्बी भाषा है, उससे तब तक आप कनेक्ट नहीं करेगा, फिर तब तक फिर क्षेत्र की जनता को अपना विचार को समझाने के लिए, उनकी समस्या को समझने में काफ़ी कुछ कठिनाई होते हैं। मैं ये दावा नहीं कर सकता मतलब मैं हल्बी गोंडी सब भाषा को अच्छे से बोल सकता करके, कोई नया भाषा सीखने में कभी कुछ चैलेंज भी रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बात समझ लेते। जैसा गोंडी भाषा और हमारा तमिल भाषा में काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है। जैसा गोंडी भाषा भी एक द्रविडियन ऑरिजिन का भाषा है। जैसा गोंडी में मतलब हम हाथ को कई बोलते, तमिल में भी कई बोलते, पैर को काल बोलते, तमिल में भी काल बोलते हैं। जैसा दूध को पाल बोलते, गोंडी में भी पाल बोलते हैं। जैसे संख्या के लिए जैसा 1 2 3 को हम तमिल में 1 2 3 4 5 बोलते, गोंडी में भी वही 1 2 3 4 5। पलंग को कटिल बोलते, पेड़ को मरम बोलते हैं हम, इधर गोंडी में भी मरम बोलते। जो डॉग को कुत्ता को नहीं बोलते, इधर भी गोंडी में भी नहीं है। नहीं को इल्लई बोलते, गोंडी में भी इल्लई। इस प्रकार काफ़ी कुछ शब्दों मतलब शब्दावली गोंडी भाषा और तमिल भाषा में मिलते जुलते हैं। और हमारे जितना भी अभियान है, हम एक कॉन्शियस डिसीजन लेकर सभी हमारा अभियान की नाम हम स्थानीय भाषा में रखते हैं। मेरा ऑफिस का नाम भी है जनता ना जागा, इसके मतलब जनता का जो महल है। जैसा आईजी ऑफिस जो बस्तर का नाम जनता ना जागा है, जैसा ये नाम आपने रखा है? जी, जनता ना जागा। जी जी। जैसा अभी हमारा कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स होते, जो आमचो बस्तर आमचो पुलिस है, जो हमारा बस्तर हमारा पुलिस ऐसा करके उसका अर्थ होते हैं। जैसा हमारा जो एक वृक्षोपण अभियान है, हर साल शहीदों की स्मृति में हम वृक्षोपण अभियान करते हैं। उसका नाम पोदला उर्स्कना है, जो गोंडी भाषा में पोदला मतलब पेड़ है, उर्स्कना मतलब रोपण करना है। उसी हिसाब से सभी अभियान को हमने जो स्थानीय भाषा में रखने के लिए कोशिश करा। हमारा एक और जो वृक्षोपण कार्यक्रम है एकामरम है, जैसा यूनिटी का मतलब पौधा है। जैसा इस प्रकार जो स्थानीय भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ताकि लोकल कनेक्ट अच्छे से बन सकता है। और हाल फिलहाल में बस्तर फाइटर में डीआरजी में जो बस्तरी बटन सीआरपीएफ हुआ, स्थानीय युवाओं को अवसर मिला, उससे जो लैंग्वेज की जो समस्या काफ़ी हद तक वही समाप्त हो चुकी है। जी देखो, किस्सा है कि विजय शर्मा जी से आपकी अच्छी मतलब फ्रेंडशिप है। कोयम्बतूर में आपका घर है, वो गाँव भी आए हुए थे जब फादर साहब को देहांत हुआ था उस वक्त। और भी एक किस्सा है सर, तो क्या मतलब सही फ्रेंडशिप है आपकी, क्या कैसा जुड़ाव है आप दोनों का आपस में?
जैसा फ्रेंडशिप तो नहीं बोल सकता कि उन्होंने हमारा आदरणीय विभागीय मंत्री जी हैं, प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री मोदी है, लेकिन हमेशा मतलब ये जो रिश्ता है ये मंत्री बनने से पहले का है, तब वो हमेशा मंत्री उनका बने नहीं थे। स्नेह और रिस्पेक्ट हमेशा रहते हैं, क्योंकि इसके पूर्व में मैं एसपी के रूप में कवर्धा जिला में सेवा दिया है। उस समय माननीय गृह मंत्री महोदय का गृह जिला भी है कवर्धा, फिर उसे परिचित हुआ है, जो कई विषय पर मतलब चर्चा का अवसर मिला। अभी वर्तमान में तब बस्तराई जी के रूप में मैं सेवा दे रहा था। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का हमेशा मार्गदर्शन रहा है, जैसा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, भारत के प्रधानमंत्री महोदय और सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का बस्तर के प्रति हमेशा एक विशेष फोकस रहते हैं और मार्गदर्शन भी लगातार प्राप्त होते रहते हैं। उसी सिलसिला में मतलब माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का भी हमेशा बस्तर में कभी भी भ्रमण होते हैं, किस दिशा में हमको आगे कैसा बनना है, इसको लेकर मार्गदर्शन लगातार मिलते रहते। और जैसा वर्ष 2024 में मेरा परिवार में जो फादर का निधन हुआ है, उन्होंने कोयम्बतूर तक आए थे, जो हमारा दुख के समय में मतलब साथ देने के लिए आए थे। काफ़ी एक अच्छा परिवार के लिए, सबके लिए मतलब एक कंसोलिंग रहा। जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी कभी भी फोर्स के बीच में आते, अभी देखा होगा नारायणपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने सब जवान को डाइनिंग में बिठाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद जवानों को खाना सर्व कर रहे थे। अभी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय दिल्ली में अपने निवास में हमारा घायल जवानों को बुलाते हैं, जो उनका टी होस्ट करते हैं, जो उनके डिनर होस्ट करते हैं। इस प्रकार काफ़ी सभी जो हमारा वरिष्ठ पदाधिकारी का इस प्रकार का जो पक्ष विपक्ष का सबका सहयोग, मार्गदर्शन, समर्थन मिला, तभी हमारा फोर्स एक मजबूत मनोबल के साथ इस अभियान को आगे ले जाने में सफलता मिला है। और सभी सही समय पर सही मार्गदर्शन और समर्थन मिलने से काफ़ी कुछ चीज़ मतलब आपका आसान हो जाते हैं और उसका ताकत भी मिल जाते हैं, और उसी का परिणाम भी सबके सामने है। जी, जब पुलिस के आरक्षक हैं, जवान है, मैंने उनसे पूछा कि आजी साहब कैसे हैं, तो उन्होंने कहा बहुत देवता मानते हैं उनको। मैंने आज तक गुस्सा हो तो नहीं देखा आपको, तो आप कभी गुस्सा नहीं होते हैं सर? जैसा आवश्यकता नहीं पड़ा अभी तक, जैसा जितना 15 साल से यहाँ पे आप गुस्सा ही नहीं हुए एक बार भी? जैसा हुआ होगा एक आध मौका ऐसा भी रहा होगा, लेकिन आमतौर पर जैसा आप अपना फोर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यदि आप क्लैरिटी के साथ उनको कन्वे कर देगा। अभी बस्तर में मेन समस्या है जो वामपंथी उग्रवाद है, इस समस्या को समाधान करने के लिए हमको अभियान संचालित कर रहे हैं। उसमें अलग अलग फ्रंट है, अलग अलग तरीके से हमको कार्रवाई करना पड़ता है। उसका लीडरशिप का काम है, आप क्लैरिटी के साथ अपना बल सदस्य को, अपना अधीनस्थ को आप बात को बता देना है, फिर वो समझ लेते, फिर उसी दिशा में उनका पूरा एनर्जी, उनका पूरा फोकस हो जाता है। कभी कुछ समस्या आते है, दोबारा उनसे संपर्क करके आप बात को समझाने से काम हो जाता है। ठीक, कई बार हमको कठिन निर्णय भी लेना पड़ते हैं, क्योंकि फोर्स जो पुलिस बल है अनुशासन के आधार पर चलने वाला एक बल है, उसमें कुछ लोग ऐसा अनुशासन से हटकर भी कभी कोई हरकत हो जाते हैं। हमको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जो अंग्रेजी में बोलते हैं, उसी पॉलिसी के तहत हमको काम करना पड़ता है। जो अच्छा काम करने वाला का समय पर उनका पुरस्कार और सम्मान, और जो गलत काम कर रहा है उसका पहले 2-4 बार समझाई दी जाती है, काउंसलिंग की जाती है। उसके बाद भी यदि उनका गतिविधि में कोई सुधार नहीं हो रहा तो फिर एक पनिशमेंट का प्रक्रिया होते हैं। कई बार सेवा से भी बर्खास्त भी करना पड़ जाते हैं। वो कार्रवाई भी हमने किया है, लेकिन सिर्फ गुस्सा होकर डांटने से मतलब काम नहीं चलते हैं। जो प्यार से समझा कर भी आप सही दिशा देने से भी काम चल जाते हैं। इसलिए हमारा फोर्स इस मामले में काफ़ी फॉर्चुनेट रहा। हमने जो आमतौर पर सभी बल सदस्य ने जो एक इरादा के साथ जिस इलाके को सुरक्षा के लिए, इस इलाके के विकास के लिए एक संकल्प लेकर काम कर रहा है, इसलिए कई हमको कठोरता के साथ पेश होने के लिए अवसर भी बहुत ज़्यादा सामने नहीं आया है। जी, तो वैसे बहुत कम समय मिलता होगा जब आप फ्री रहते हैं, क्या करते हैं आप? यूट्यूब देखते हैं, मूवी देखते हैं, क्या करते हैं आप फ्री वक्त में? जैसा मेरा परिवार में श्रीमती जी ने जो, और मेरा बेटिया ने भी जो पेंटिंग का उनका एक हैबिट है, वो लोग अच्छा पेंटिंग कर लेते। मैं भी उनसे सीखने की कोशिश किया, लेकिन अभी सिर्फ विद्यार्थी के रूप में रह गई, मतलब कभी उसमें मास्टरी हासिल नहीं कर पाए थे। बीच में कभी समय मिलते थोड़ा बहुत पेंटिंग करते हैं। अभी भी सीखने ही बोल सकता है। जो पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं है, जो ईमानदारी की बात है, मतलब कम पुस्तक पढ़ते, लेकिन ये अच्छा एक आदत होना चाहिए। आने वाला समय में निश्चित रूप से पढ़ने का थोड़ा आदत को और ठीक करूँगा। और अभी मूवीज़ के हिसाब से मतलब आजकल OTT प्लेटफॉर्म आने के कारण से थोड़ा समय मिल जाते, थिएटर जाने का बहुत ज़्यादा अवसर
नहीं मिल पाते क्या हैं। देखते हैं आप? सीरीज देखते हैं? सीरीज आप ओटीटी पे? जो पुलिस रिलेटेड या हाँ। कोई ऐसा विषय का रिलेटेड जो है, या अपना कार्रवाई संबंधित जो मूवीज आते हैं, जो कभी कभी तमिल मूवीज है। सर एक मूवी यहाँ पे बनी हुई है मेरी रिसर्च में, मैं बता रहा हूँ सर आपको, चक्रव्यूह। नहीं, ये नक्सल समस्या को लेकर बनाया गया, जो बस्तर आधारित नहीं है वो आप मूवी। नारायणपुर में एसडीओपी थे, उस पर मुठभेड़ हुई थी जी। हाँ, उसी के ऊपर बनी मूवी चक्रव्यूह। नहीं, उसमें राजपाल इसमें यादव हैं। नहीं, उसमें अलग अलग विषय को लेकर बना हुआ, जो पूरा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का स्टोरी है, सभी को लेकर बना हुआ था। अकेला जो बस्तर के विषय को लेकर नहीं थे, लेकिन ऐसा स्पेसिफिकली बस्तर के आधारित हाल फिलहाल में एक मूवी आए थे, बस्तर द नक्सल स्टोरी करके। वो भी उस समय के जो 2010-11 के परिस्थिति के आधार पर एक मूवी थे। हो सकता है आने वाले समय में जो सब बस्तर की जो संपूर्ण परिस्थिति के बारे में, क्या कुछ नक्सलवाद के कारण से इधर के क्षेत्र की जनता का क्या कुछ समस्या को देखना पड़ा, और समाधान की दिशा में क्या कुछ काम हुआ, और आने भविष्य कैसा रहेगा, इन सब विषय पर मतलब काफ़ी कुछ अभी लोग दिलचस्पी ले रहे हैं लिखने के लिए, डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। आने वाले समय में हो सकता है मतलब लोगों के लिए फिर इस प्रकार का अच्छा कंटेंट देखने के लिए मिल सकता है। अभी कुछ सीमित ही मूवी है जो नक्सलिज्म को लेकर, चक्रव्यूह एक ऐसा मूवी है, जो बस्तर द नक्सल स्टोरी एक मूवी है। अभी तमिल भाषा में विडुदलाई कर एक मूवी 2 पार्ट में आए थे, वो भी क्या नाम है? विडुदलाई करके। हिंदी मिल जाएगा ये? हिंदी का सबटाइटल शायद है उसमें। जी, उस टाइप का मूवी से मतलब जो नक्सल समस्या को लेकर, लेकिन आमतौर पर मूवीज में जो पुलिस को एक प्रकार का नेगेटिव शेड में दिखाई जाते हैं, जैसा कई एक आध घटना रहा होगा, उसी को लेकर मतलब कभी कभी पुलिस के एक नेगेटिव शेड में भी दिखाई देते हैं। ठीक, मूवी तो मतलब एक काल्पनिक चीज़ होते हैं, लेकिन कई चीज़ मतलब समझने के लिए मिल जाते उससे। लेकिन आने वाले समय में मतलब एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी है, जो रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन भी, और जैसा डॉक्यूमेंट्री फिल्म से या वीडियोस के माध्यम से भी क्षेत्र की जनता को या बाहर के लोग भी बस्तर के बारे में या नक्सलवाद के बारे में समझना चाहते हैं, हो सकता है आने वाले समय में इस टाइप का कुछ कंटेंट मिल सकता है। जी, जो लोग बाहर से हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो बस्तर आते हैं, वो उनको 3-4 चीज़ पता है। वो या तो चित्रकूट जाएंगे या तीरथ कुटुम्ब सर, इसी आसपास वो घूमते हैं। आप बताइए कहाँ घूमना चाहिए? बस्तर का कौन सा कोना बहुत खूबसूरत है जहाँ घूमने जाना चाहिए? जो बस्तर के बारे में पहले बाहर की दुनिया में सिर्फ ये कुछ सीमित इलाका के बारे में जानकारी थी, जैसा जिसको हम कमर्शियल एक टूरिज्म बोल सकते हैं। चित्रकूट हो गया, आपका तीर्थगढ़ हो गए, कुटुम्बसर केव्स हो गए, और जैसा कभी दंतेश्वरी माता दर्शन के लिए चले जाते हैं, फिर ऐसा डोलकल जो इलाका उधर जाते। लेकिन उसके अलावा अभी हाल ही में वो फेमस हुआ, पहले से फेमस उतना नहीं था वो। अभी हाल में कुछ समय से जैसा वो उधर ट्रैकिंग के लिए भी लोग काफ़ी संख्या में जाते हैं, जो डोलकल गणेश जी का दर्शन के लिए भी, और काफ़ी एक स्टीप पहाड़ी का ट्रैकिंग होते हैं, उसके लिए भी काफ़ी लोग जाते हैं। उसके अलावा अभी बस्तर काफ़ी एक्सप्लोर होते जा रहा है, कई और भी छोटा छोटा झरना है, जो नदी नाला है, जो टूरिज्म के लिए, इको ट्रैकिंग के लिए, जैसा लंबी वाटरफॉल्स है जो बीजापुर और तेलंगाना के बॉर्डर में है, जो कोरागुटल हिल्स जो नक्सल अभियान के लिए काफ़ी वर्ष 2025 में चर्चा में रहा, उस कोरागुटल हिल्स के ऊपर ही है लंबी फॉल्स है, जो बेदमगुट्टा जो टेम्पल है, और जैसा हांदावाड़ा वाटरफॉल्स है। लोग इसको हमेशा इससे तुलना करते, जो बाहुबली मूवी में शूटिंग तो फिजिकली उधर नहीं हुआ है, लेकिन लगभग उसी मूवी के जो फॉल्स है उसी टाइप की बाहुबली मूवी में भी आते। उस प्रकार काफ़ी ऐसा नारायणपुर में भी गोटुल संबंधित जो इलाका है, जैसा भी गढ़बंगल करके एक गांव है, उधर पद्मश्री पंडित राम जी ने एक गोटुल का एक मॉडल बनाए थे, उसका देखने लायक है, काफ़ी अच्छा उन्होंने बनाए थे, ताकि बस्तर में जो ट्राइबल कल्चर रीति रिवाज कैसा है उसका समझ सकता है। बस्तर के जो बाजार है वो अपने आप में एक काफ़ी अच्छा अनुभव रहते हैं, जैसा खासतौर पर नारायणपुर का रविवार के दिन बाजार लगते हैं। पहले उस बाजार को देखने के लिए विदेश से भी लोग आते हैं, क्योंकि लोग काफ़ी अपने आप को साज सजा कर आते हैं, काफ़ी एक उत्सव के रूप में बाजार को देख मनाते हैं। मतलब वहाँ का वो शॉपिंग मॉल है जी, उसमें शादी के बाद भी होते बैठकर, जैसा एक सोशल इंटरेक्शन सेंटर के रूप में काम होते हैं, मतलब 2 गांव से लोग आ रहे थे, फिर शादी विधि के बाद हो जाते हैं, काफ़ी एक सोशल कल्चरल एक इकोनॉमिक सेंटर के रूप में बाजार काम करते हैं। इन सब चीज़ देखने लायक है, बाहर के लोग अभी काफ़ी इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, आने वाले समय में और भी ज़्यादा लोग आ सकते हैं, हमारा उम्मीद है। जी सर, इतने समय लंबे समय तक बस्तर में रहने के बाद आप अपने आप को कोयम्बतूर के लड़का मानते हैं, तमिलियन मानते हैं, या फिर बस्तरिया मानते हैं? दिल बस्तरिया हो गया आपका? जैसा पूर्व में भी मैंने बताए थे, दोनों जगह में काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है। जैसा
भाषा का तो मैं उदाहरण बताए थे, जो कई शब्द मतलब गोंडी और तमिल में काफ़ी सिमिलरिटी है, और जैसा खान पान के विषय में भी काफ़ी सिमिलरिटी है। जैसा इधर इवन पहनाव में भी, जैसा अधिकतम आप देखेंगे इधर ट्राइबल इलाका में जो धोती का पहनाव होते हैं, फिर हमारे यहाँ भी उसी टाइप का जो कल्चर रहते हैं, धोती का जो कल्चर रहते हैं, काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है। मतलब अनलेस अदरवाइज आप ज़्यादा इधर डिफ्रेंशिएट नहीं करें तो पता भी नहीं चल पाते, कभी हम अपना गांव में रहते या इधर के जंगल में है, जो काफ़ी दोनों के में काफ़ी कनेक्ट हम महसूस करते हैं। इसलिए अभी भी दिल दोनों जगह में है। अपना मूल हर व्यक्ति को होते हैं, जैसा अपना रूट से कभी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता है, होना भी नहीं चाहिए। अभी भी हमारा परिवार है, जो दोस्ती यारी है, सब लोग इधर कोयम्बतूर में, तमिलनाडु में है, उनसे भी कनेक्ट है। आने वाला पीढ़ी को भी उससे कनेक्ट बना कर रखना चाहिए हमको। और इधर जिस इलाका में हम लगातार विगत समय में सेवा देने के लिए मौका मिला है, इधर के जनता का भी काफ़ी स्नेह और प्यार मिला है, इधर का भी काफ़ी अच्छा स्मृति हमेशा मन में रहते। ठीक है, अभी सर्विस के रूप में तब तक है, लेकिन उसके बाद भी मतलब बस्तर के साथ हमारा जो कनेक्ट है, इधर के जुड़ाव है, कभी कम नहीं होगा। जो कभी भी मौका मिलेगा जनता से मिलने के लिए, सबसे मुलाकात करने के लिए आते जाते रहेगा। जी। तो शहर और गांव दोनों में से अच्छा क्या लगता है आपको, गांव या शहर? जी साहब, खुद हम भी एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से है, जैसा जो अभी हमारा ग्रामीण क्षेत्र धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नगरीय इलाका में आ गए थे, जो हमारा मूल क्षेत्र में है, जो पहले एकदम ग्रामीण क्षेत्र में थे, धीरे धीरे अभी निगम के इलाका विस्तार हुआ, हमारा गांव भी निगम के इलाके में आ गए थे। इसलिए दोनों जीवन देखने के लिए मिला, ग्रामीण क्षेत्र के जीवन का भी वर्तमान में नागरिका में आ गए थे। इधर भी रहते वनांचल का भी एक अनुभव मिल गई है। इस प्रकार तीनों का अपना अपना प्लस माइनस है। ज़्यादा प्लस को ही हमको देखना है। वनांचल क्षेत्र का अपना अलग खूबसूरती है, इधर का शांत है, मतलब पोल्यूशन नहीं है, एनवायरनमेंट आपको काफ़ी कुछ सिखाता है। और अपना ग्रामीण क्षेत्र का भी अलग एक कम्युनिटी, आपका एक इंट्रैक्शन होते हैं, आपका हमेशा एक क्लोज एक जुड़ाव महसूस करते हैं। इस प्रकार तीनों विषय का, शहर का भी, ग्रामीण का भी और वनांचल का भी, तीनों का अच्छा अनुभव अभी तक मिला है जीवन में। आगे भी इसको संभाल कर रखने की कोशिश करेगा। सर, कैसा लगा बातचीत करके आपको? निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा रहा। जो द लोकरस के बारे में पहले काफ़ी हमने देखा भी है, सुना भी है, काफ़ी आप सब अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को आपके व्यूअर्स के सामने रखते हैं। जैसा आमतौर पर मैं सिर्फ प्रोफेशनल विषय को लेकर ही ज़्यादा बात किया करते थे, लेकिन आज आपने अपना उद्देश्य सफल भी हो गया लग रहा है। कहीं हमारा जो पर्सनल जो विषय है, मतलब ग्रामीण हमारा जो मूल क्षेत्र के जो विषय को भी लेकर भी है, और परिवार के विषय को लेकर भी काफ़ी विषय ने अपने धीरे धीरे हमसे निकाल दिया है। आपको आईपीएस के रूप में लोग जानते हैं, व्यक्तिगत बहुत कम लोग जानते हैं। जी, मतलब हो सकता है इससे कई ऐसा बच्चे लोग के लिए प्रेरणा मिलेगा, क्योंकि पूर्व में भी मैंने शायद इस बात को बताए थे, हमारा परिवार से भी ऐसा कोई पढ़े लिखे नहीं थे, हमको उस समय तक विश्वास नहीं थे। मतलब जैसा आईपीएस आईएएस इस प्रकार के जो सर्विसेज है, उसमें सामान्य एक कृषि परिवार से भी कोई लोग आकर उसको अचीव कर सकता है। तब हम कॉलेज गए थे, हमारे कॉलेज के कई सीनियर हैं जो हम जैसा एक किसान परिवार से हैं, वो लोग लगातार मेहनत किया, उन्होंने आईपीएस आईएएस और अन्य जो सर्विसेज में उनका अवसर मिला है, उनको देखकर हमको प्रेरणा मिला है। हाँ, हम भी यदि मेहनत करें तो फिर हमारा भी रास्ता खुल सकता है करके फिर उन्होंने गाइड किया, सीनियर्स ने गाइड किया। फिर आज हमको मतलब इस प्रकार के अवसर मिला है। यदि इस प्रकार के इंटरव्यू देकर मतलब हमारा वनांचल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा युवती यदि वो प्रेरणा ले सकता है, निश्चित रूप से अच्छा लगेगा, हमको भी संतुष्टि मिलेगा। और सबको एक सकारात्मक जीवन जीना है, जो परिस्थिति जो भी रहेगा, मतलब आपको काफ़ी चुनौती मिलते हैं, उसका रास्ता हमेशा आपको शांतिपूर्ण तरीके से, कानूनी तरीके से आपको कहीं ना कहीं उसका समाधान मिल सकता है। उसको छोड़कर आप कोई गैर कानूनी तरीका है, कोई हिंसात्मक रास्ता अपनाते हैं, उस समय के लिए आपको शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जरूर नज़र आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी कुछ कठिनाई हो जाएगा। आपके जो परिवार की सदस्य है और समाज के लोग को भी इससे लेकर काफ़ी कुछ दिक्कत हो सकता है। इसलिए इस इंटरव्यू को देखते हुए मतलब कई लोगों के लिए सही प्रेरणा मिल जाएगा, हमको काफ़ी संतुष्टि मिलेगा। तो बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया जी। तो बस्तर है, मैं भी बस्तर रहने वाला हूँ सर। हल्बी आप बोल लेते हैं? थोड़ा बहुत बोल लेते जी सर। ये मोचो चैनल है, जो नाम द लोकरस है जी, एक हल्बी ने सब्सक्राइब कर तो कार्य निवेदन करा जी। ठीक सर जी जी। मैं तुम्ही सपय से गुहार करे से द लोकरस चैनल संग दियास और एक सब्सक्राइब करूँ दिया। बहुत जय जोहार। जय जोहार। थैंक यू जी। मतलब उम्मीद से अच्छा आपने हल्बी बोला है जी।